अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है हिसारे मोहब्बत बाय आन फातिमा। एपिसोड 3। शादी की तैयारियों में दिन किस तरह गुजरे पता ही न लगा। शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। इन दिनों में ये हुआ था कि माज और परीशे की मंगनी की रस्म, महरम की मंगनी मेहंदी की रस्म के साथ ही तय पाई थी। अफान और अजरा फाइक के मुताबिक कुछ खास नहीं जान पाए थे और फाइक के अभी भी महरम को फ़ोन आते थे तो मजबूरन महरम को इससे बात करनी पड़ती थी। फाइक की परेशानी की वजह से अजरा तो कम ही शादी की तैयारियों में हाथ बटा रही थी, जबकि हिजाब ज़ोर शोर से हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। उसका कहना था कि उसकी बहन की शादी है तो वो हर शौक पूरे करेगी। कल महरम की मेहंदी के साथ माज और परेशी की मंगनी थी। ये दोनों रसूमात खान हाउस में अंजाम पानी थी। आप ही बस भी करें, आंखें सारी सुझा ली आपने रो रो कर। चूंकि कल घर में तकरीब थी तो आयत एक दिन पहले ही आ गई थी और वो लोग लॉन्ज में बैठे चाय से मुस्तफीद हो रहे थे। महरम जमान साहब के गले लग कर मुसलसल रो रही थी तो आयत उसके मुसलसल रोने पर तंग तिनक कर बोली, तुम तो चुप ही करो, तुम्हें क्या पता है कि एक लड़की के लिए कैसा दिन होता है। अजरा आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोली, क्यों, क्या मैं लड़की नहीं हूँ? आयत आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम लड़की तो हो लेकिन रोने वाली नहीं, रुलाने वाली हो। हिजाब टुकड़ा लगाते हुए बोली, बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग देखना, मैं तो बिल्कुल नहीं रोऊंगी, बल्कि वो तैयार रहे रोने के लिए जिसके मैं पल्ले बंधना है। आयत मज़े से बोली। साया, मयान और माज जो किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे। माज ने तो इसकी बात सुनकर ज़बरदस्त कहका लगाया, जबकि साइम ने इसे देख कर दांत पीसे। क्या हुआ, तुम लोग इतने साइलेंट क्यों हो गए, जैसे वो जल्लाद आ गए हो? इतनी मुश्किलें से जान छुटी थोड़ी देर के लिए। अजरा इन सबको एकदम से चुप होता देख कर बोली। महरम भी अपना रोना भूल कर अभी इनकी बातों से लुफ्त अंदोज हो रही थी, जबकि आयत की बात सुनकर सब ने मुस्कुराहट छुपाई। ये तुम जल्लाद किसे बोल रही हो? साइम एकदम जलाली मोड़ में आकर बोला, लो जी, कर लो गल। यहाँ तो जल्लाद का नाम लेते ही मेरे कान बजना शुरू हो गए, लेकिन उसने पीछे देखना गवारा ना किया। साइम इसके पीछे खड़ा उसे नजरों ही नजरों में निगलने का इरादा रखता था। बेटा जी, जरा आंखें उस तरफ करे, जमान साहब ने शरारत से कहा, लेकिन आयत ने जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा, सोफे पर से स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ी हुई, जबकि आंखें फटने के करीब थी। आयत की हालत देखकर सबकी कह कह उबल पड़े। चलो अब मेरी बेटी को कुछ न कहना, तुम भी तो इसके सामने मिर्चें चबाते हो। तारिम बेगम ने आयत की हालत देखते हुए उसे अपने हिसार में लिया और साइम की क्लास ली। तो मम्मा जरा अपनी इस बेटी को समझा ली कि मेरे से दूर रहा करे। साइम तहरीम बेगम को कहता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। इसकी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है? जमान साहब इसके रवैये से परेशान होते हुए बोली, ऐसा करता हूँ, मैं देखता हूँ। मास कहते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ। नहीं नहीं मास भाई, आप बैठे, मैं जाती हूँ। महरम फौरन कहते हुए साइम के कमरे की तरफ चल दी। भाई मैं अंदर आ जाऊँ? महरम दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, आ जाओ बेटा। साइम जो फ्रेश होने जा रहा था, फिलहाल नहाने का इरादा तर्क करके महरम को अंदर बुलाया। आपको क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है ना? महरम उसकी शक्ल देखकर परेशानी से बोली, जिस पर थकन के आसार नुमाया थे। जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ क्यों रो रही थी नीचे? साइम इसे बाजू के हिसार में लेते हुए सोफे पर बैठते हुए बोला, भाई मैंने आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाना इतनी जल्दी। महरम मन मनाते हुए बोली, ऐसी बातें नहीं करते, अच्छा अच्छा बोलो और हमेशा खुश रहो। साइम आंखों में आई नमी को साफ करते हुए खलू से दिल से बोला। इसका अपना दिल बहुत उदास था। शुरू से ही वो अपनी बहनों के बहुत करीब था और महरम में तो वैसे ही उसके दिल के करीब बहुत थी, कुछ इसके मिजाज की वजह से। अच्छा, मुझे चुप करा के अब खुद रोने वाले हो गए हैं, महरम मसनूई आंखें दिखाते हुए बोली। तो साइम बेसाख्ता हंस पड़ा। आई मिस यू सो मच मेरा बच्चा। साइम उसके माथे पर बूसा देते हुए बोला, आई मिस यू टू एंड आई लव यू। महरम उसके सीने से लग कर बोली, चलो भाई बहुत हो गए चोंचले, भाई हम भी आपकी सगी बहनें हैं, आप सारा प्यार महरम आप ही से करते। हिजाब मसनूई मुंह फुलाकर बोली। तो अजरा ने भी जोर शोर से उसकी तायीद में सर हिलाया। महरम और साइम ने इन दोनों ड्रामेबाजों को देखा। तुम लोगों को चैन नहीं है, जहाँ भाई हो वहीं वहीं आ जाती हो, महरम कड़े तेवरों से बोली। इसकी बात पर हिजाब और अजरा का मुंह लटक गया। उनकी शक्ल देखकर साइम ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए दोबारा बाजू फैलाकर इन दोनों को भी अपने पास बुलाया, तो वो खुशी खुशी सोफे पर उसके साथ जुड़ कर बैठ गई। अब वो तीनों अपनी बातों से उसका ध्यान बटा रही थी। चलो उठो, अब मैं फ्रेश हो जाऊं। थोड़ी देर बाद साइम इन सबको कमरे से निकालता हुआ बोला, क्योंकि इनके होते हुए वो कुछ नहीं कर सकता था। इसका मूड जो थोड़ी देर पहले ऑफ था, अब इन सब की वजह से फ्रेश हो चुका था। इन सबको बाहर भेजकर वो फ्रेश होने चल दिया। खान हाउस में आज रौनकें ही रौनकें थी, हर तरफ खुशियों का समा था। घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। खान हाउस में जगमग करती रोशनी रात को अंधेरे को फैलने से रोक रही थी। माँ साहिब एक तरफ अपनी शानदार शख्सियत ले खड़ा तमाम मुलाजमों को हिदायत दे रहा था। मेहमान कम ही बुलाए थे, चूँकि फंक्शन इनका ज़्यादा बड़ा करने का इरादा ना था और ना अपनी फैमिली ही बहुत बड़ी थी। जमान साहब के दोस्त वगैरह भी उस फैमिली का ही हिस्सा थे।
मिस्टर राफंदी अपनी पूरी फैमिली के साथ खान हाउस में दाखिल हुए तो खान फैमिली के तमाम लोगों ने उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। उसी दौरान शाजिया बेगम और एहतशाम साहब भी आ गए तो सब साथ ही अंदर की तरफ बढ़े। मास तो आज हर तरह से सरशारी से घूम रहा था, क्योंकि उसने जैसा चाहा था उसे आसानी से पा लिया था। वह अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रहा था। उसकी हर चाल में सरशारी थी। आयत और अयान तो वहाँ पहले ही आ चुके थे, क्योंकि मुराद और परिशे की मंगनी और उसके कुछ देर बाद ही महरम और फाइक की मेहंदी की रस्म होनी थी। तो सब लोग कामों में मसरूफ थे। परिशे रॉयल ब्लू कलर की मैक्सी पहने किसी परिस्तान की परी लग रही थी, तो मास भी ब्लैक डिनर सूट में किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। बाकी सब लड़कों ने वाइट कुर्ता शलवार पर ग्रीन चुनरी गले में डाली हुई थी, जबकि अजलान ने हमेशा की तरह कोट पैंट ही पहना था। इसको ये फजूलियात पसंद नहीं थी। और लड़कियों ने हल्के काम वाले लहंगे पहने थे। डिज़ाइन सब ने एक जैसा ही लिया था, पर कलर अब एक दूसरे से मुख्तलिफ और मेहंदी की निस्बत से येलो कॉम्बिनेशन का था। अजरा ने येलो पिंक कलर का लहंगा पहना था, जबकि आयत ने येलो ग्रीन और हिजाब मैडम के तो क्या ही कहने, येलो रेड। और कुछ देर बाद महरम ने मेहंदी की मुनासिब से लहंगा पहना था, तो इस वक्त वो प्लम कलर की घेरदार फ्रॉक पहनी हुई थी। क्योंकि ये इन सब के ही घर का फंक्शन था, तो सब वक्त से पहले ये इकट्ठे खान हाउस में मौजूद थे। और अब रस्म में वक्त था तो सब बड़े एक तरफ बैठकर अपनी बातों में मसरूफ हो गए थे और सारी लड़कियां महरम के कमरे की तरफ चल दी। लड़के भी लाउंज में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे कि अचानक साइम ने अजलान से मुखातिब किया, और भाई मजनू साहब कहाँ गायब रहते हो आजकल? दिखते ही नहीं, क्या चक्कर है आखिर? साइम कुछ मशकूक लहजे में शरारत से पूछ बैठा। कहीं नहीं यार, बस आजकल ऑफिस में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है तो मसरूफ़ हूँ। अजलान ने एक नज़र सबको देखते मुख्तसर जवाब दिया। ऐसे कौन से काम है जो अब तुम्हें हमसे मिलने का भी वक्त नहीं? साइम ने शिकवा किया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कुछ दिनों से मीटिंग्स वगैरह ज़्यादा थी तो इसीलिए। अजलान ने उसका शिकवा दूर करते बात ख़त्म करनी चाहिए। हाँ सही कह रहा है अजलान भाई, अब तो हम मिलते रहेंगे, क्या ख्याल है? आपके अयान ने बातों में हिस्सा लिया और इसका इशारा माज और परिशे की मंगनी की तरफ था, और साथ में माज से राय चाहिए तो इसने गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। वैसे माज भाई आपको ज़्यादा जल्दी नहीं थी? मतलब अजलान भाई साहब साइम भाई को ही देखे कैसे सुकून से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और आपने इतनी जल्दी मंगनी कर ली? अयान ने शरारत से सवाल किया, पर इसके सवाल पर जहां सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई, वहीं अजलान बिल्कुल संजीदा था। बात तो तुम्हारी ठीक है अयान, और ये उनकी अपनी मर्जी है। हो सकता है उन्हें किसी से अब तक मोहब्बत ना हुई हो। और रही जल्दी की बात, तो पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं होता, कब कहाँ हो जाए। और इस मामले में हर एक की अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आप उसे अपना बना लो। इस मामले में देर करना मतलब खुद से घाटे का सौदा करना है, क्योंकि क्या पता आपकी देर करने से सब बदल जाए और आपकी मोहब्बत किसी और की हो जाए। इसीलिए आपको जिससे मोहब्बत हो इसे पालो, कुछ ऐसा करो कि वो सिर्फ आपकी हो जाए, क्योंकि मोहब्बत को किसी और का होते देखना आसान नहीं होता। बस इसीलिए इस मामले में मैंने जल्दी कर दी। माज ने मुस्कुराते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो सबको अपनी तरफ देखता पाया, लेकिन अफान की नज़रें अजलान के चेहरे पर ही थी, क्योंकि अजलान का चेहरा किसी भी तासीर से पाक था, और जो सब माज ने कहा था वही तो इसके साथ हुआ था। देरी तो हो गई थी अजलान को, या यूँ कह ले कि किस्मत को शायद यही मंजूर था। अफान अपनी सोचों में ही था कि अजलान की आवाज़ से उसे होश की दुनिया में वापस लाई। मैं इस बात पर थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। जैसे तुमने कहा कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो मेरी ये सोच है कि ज़िंदगी में हम जो चाहे ज़रूर नहीं वो मिल जाए। कुछ चीज़ों में, कुछ जगहों में और कुछ हालात में सब्र करना पड़ता है, ताकि अल्लाह की रज़ा के बगैर गलत राह पर चल पड़ो। हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए कोई आजमाइश हो। वह मैं आजमाना चाहता हूँ कि हम किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं। समझो अल्लाह की तरफ से ये हमारे लिए एक इम्तिहान है और हमें इसमें पूरा उतरना है। दुनियावी इम्तिहानों में हम हर हद पार कर जाते हैं। हम आगे निकल जाएं सबसे ऊपर, हम तो फिर अल्लाह के लिए हम ऐसे क्यों नहीं हैं? जब हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही हो तो ना हम गलत राह पर चल पड़ते हैं, और ये बात अल्लाह को सख्त नापसंद है। हमें हर चीज़ में तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। क्या पता अल्लाह को हमारा ये सब्र, इस पर तवक्कुल इतना पसंद आ जाए कि वो बिना कहे बिना कुछ सोचे हमारी झोली में वो सब डाल दे जिसकी हमें चाह है। इसीलिए मैंने सब्र करना सीख लिया है। हाँ दर्द होता है, बहुत होता है, इतना कि ऐसा लगता है अगला सांस नहीं आएगा, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो मेरे अल्लाह को नागवार गुजरे। अजलान जो बेध्यानी में सब कुछ बोल गया था, सबकी हैरान नज़रें खुद पर महसूस करके एकदम अपनी ऐसी गलती का एहसास हुआ तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, जबकि सब नासमझी से उसे देख रहे थे। ये तो अभी क्या बोला? साइम इसके पास आते हुए बोला। मैं कुछ भी नहीं, वो बस कहीं पड़ा था तो ये मुंह से निकल गया। अजलान टाल मटोल से काम लेते हुए बोला और सबसे नजरों चुरा कर वहां से निकल गया।
अजलान का नजरें चुराना वहाँ सबको हैरत में डाल चुका था, सिवाय अफान के। उफ, ये क्या करने लगा था मैं? एक तो रस्म भी यही होनी थी, इतना मुश्किल है उसे किसी और के नाम से मंसूब होते देखना। पता नहीं है आपकी इसमें क्या हिकमत है अल्लाह। अजलान भी अपने दुखते सर को मसलते हुए बेध्यानी में चल रहा था कि अचानक किसी से जोरदार तसादुम हुआ। महरम जो साइम को हर तरफ ढूंढ रही थी, एक हाथ में फ्रॉक संभाले अपनी ध्यान में चल रही थी। टक्कर की वजह से इससे पहले कि गिरती, दो मजबूत हाथों ने उसे सहारा दिया। अजलान तो उसे देखकर अपनी जगह जम कर रह गया। प्लम कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहने, कानों में बालियां पहने, माथे पर टीका सजाए, जो टक्कर लगने की वजह से थोड़ा हिल गया था, वो जालिम लड़की अपने होश रुबा हुस्न के साथ उसके सामने मौजूद थी। अजलान का शिद्दत से दिल चाहा कि वो इस टीके को अपने हाथ से ठीक करे, लेकिन फौरन ही अपने ख्याल को झटक दिया, क्योंकि वो इस पर ऐसा कोई हक नहीं रखता था। अपने हाथों पर हाथ महसूस करके वो होश में आया और इसकी तरफ मतवज्जा हुआ, जो मुसलसल अपने बाजू इसकी गिरफ्त से निकालने के लिए हलकान हो रही थी। आई एम सॉरी। अजलान ने फौरन शर्मिंदा होते हुए अपना हाथ हटाए। कोई बात नहीं, वो कहते ही मुड़ने लगी, फिर कुछ याद आने पर रुकी। सुने, वह आपने साइम भाई को कहीं देखा है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे। महरम उसे देखकर परेशानी से बोली। जी, वो उधर लॉन्ज में है। उसके तर्ज मुखातिब पर अजलान के चेहरे पर भूली भटकी मुस्कुराहट आई और साथ ही उसे जवाब दिया। ये उसकी महरम के साथ पहली कोई बात थी जो वो कर रहे थे, और अजलान चाहता था कि यह वक्त यहीं रुक जाए, लेकिन महरम इसे थैंक यू कहते उस तरफ चल दी और अजलान उसे हसरत से जाता देखता रहा। जबकि ये मंजर दो आंखों ने चुपते हुए देखा था और अपना गुस्सा दिल में दबाते हुए मखरूम मुस्कुराहट के साथ वहां से चल पड़ा, क्योंकि अब वो किसी फैसले पर पहुंच चुका था। महरम मिस्टर एंड मिसेस वलीद को देखते हुए उनसे मिलने के लिए चल दी, जो एक तरफ सोफे पे बैठे जमान साहब से महू गुफ्तगू थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। महरम उनके पास जाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली तो मिसेस वलीद ने उठकर महरम को अपने साथ लगाकर प्यार दिया। महरम को अंदाज़ा नहीं था कि फाइक भी आया है, ना ही उसकी नज़र पड़ी थी, इसीलिए वो आराम से हर जगह घूम रही थी। इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके महरम वहाँ से परीशे के पास जाने लगी कि ऐन उसी वक्त फाइक उसके रास्ते में आ गया। महरम को कुछ और ना सूझा तो सलाम कर डाला, अलबत्ता नज़रें इधर उधर घुमाने में मसरूफ थी। नॉट बैड। फाइक की आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखा तो वो उसे ही सराह रहा था, जबकि महरम इसके इस तरह देखने पर घबरा गई और भागने के अंदाज में वहाँ से निकली। फाइक महरम के इस तरह भागने पर बदमज़ा हुआ। कोई नहीं, जितना भागना है भाग लो, आना तो तुम मेरे हाथ में ही है ना, ऐसी चोट दूंगा तड़पती रह जाओगी। फाइक दिल ही में सोचते हुए बोला और खुद भी सोफे की तरफ चल दिया। मेहमानों की आमद और मंगनी की रस्म का वक्त होते देख सब लॉन की तरफ चल दिए और अफान साहब सबको जाने का कहते अजलान को देखने के लिए अंदर की तरफ गए कि उसके वहाँ से जाने के बाद अजलान अब तक नहीं आया था। दूसरी तरफ सब लड़कियां भी परीशे के साथ नीचे आ चुकी थी। परीशे और मास को स्टेज पर लाया जा गया था। मास की तरफ अजरा हाथ में अंगूठी लिए खड़ी थी, जबकि परीशे की तरफ महरम खड़ी थी। परीशे ने महरम को अपनी तरफ खड़े होने की खास हिदायत की थी। जैसे ही मास परीशे को अंगूठी पहनाने लगा कि अचानक अफान सामने आ गया और मास का हाथ पकड़ते रोका तो सब हैरान नज़रों से उसे देखने लगे। चेहरे पर संजीदगी और आंखों में शरारत सजाए वो मास से मुखातिब हुआ। ये क्या तरीका है मास? वो सर्द अंदाज में बोला तो मास परेशान नज़रों से उसे देखने लगा। अफान ने ये कहते एक नज़र सबको देखा जो परेशान नज़रों से उसी को देख रहे थे, और फिर मास की तरफ बढ़ते उसके गले में बाजू डालते दोबारा कहना शुरू किया, ये क्या बहुत ज़्यादा जल्दी है तुम्हें? इसके इस तरह मासूमे से कहने पर पूरा लॉन में सबके फलक शकाफ कह के गूंज उठे, सुधर जाओ अफान। अजान सबको हंसता देखकर दांत पीसते हुए बोला। इत्तफाकन अपने साथ महरम की आवाज़ सुनते खुद भी हैरान होते महरम को देखा और दोनों ही इस बात पर बिला वजह शर्मिंदा होने लगे। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, आप दोनों की सोच कितनी मिलती है ना। और अब जब दो लोगों ने एक साथ बोल ही दिया है कि सुधर जाओ तो पंख, मेरा मतलब है भाई, सुधर ही जाएं। उन्हें शर्मिंदा होता देख पहली लाइन हैरान हुए और फिर दांत पीसते हुए भाई पर जोर देते अजरा ने कहा। जहाँ सब इसकी बात पर मुस्कुराए, वहीं फाइक ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और अफान ने अजरा को ज़बरदस्त घुरी से नवाजा, जिसका बिल्कुल असर लिए बिगे ना। वो दोबारा बोली, अब हटी भी, मंगनी की रस्म होने दे। मास भाई, आप बैग पहनाए ना रिंग। इसे मास को कहा तो वो सर हिलाता आगे बढ़ा और अफान को मुखातिब किया। कर ले बेटा, अभी सारे ड्रामे, तेरी बारी, सारे बदले पूरे करूंगा मैं। ये कहते मास ने अंगूठी पहनानी चाहिए तो फिर से अफान बीच में आया।
तब की तब दिखेगी ना। अभी ये बता इतनी जल्दी क्यों है, आराम से पहना देना, कहीं नहीं जा रहे हो हम लोग। इसके कहते पर परिचय के साथ बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वहीं अजरा ने माथा पीटा। इसका कुछ नहीं हो सकता और दांत पीसते हुए बोली, बस करे ना आप दोनों, अभी दूसरा भी फंक्शन करना है, तब बाकी बातें कर लीजिएगा। इसकी बात सुनते वाकई वो दोनों संजीदा हुए और फिर माज ने परिचय को अंगूठी पहनाई और फिर परिचय ने अंगूठी पहनाई। सबकी तालियों और म्यूजिक की हल्की आवाज में माहौल और ज्यादा खुशगवार हो गया। मंगनी की रस्म अहतमाम पर पहुंची तो महरम की मंगनी की रस्म के लिए अफरा तफरी फैल गई। तमाम लड़कियां महरम को अपने साथ लिए कमरे में चल दी ताकि मेहंदी के हिसाब से तैयार कर सकें। मेहंदी का सारा सामान महरम के ससुराल की तरफ से था। येलो कलर की कमीज और साथ शरारा। इसको देखकर सबके मुंह से कोर्स में वाव निकला। उफ आपी, बहुत प्यारा है, जल्दी तैयार हो जाए, बहुत खूबसूरत लगेगी। आयत बेसब्री से बोली और सबकी इसकी जज्बातीपन पर हंस दिए। परिशे तुम भी ड्रेस चेंज करो। महरम उसके मंगनी के लिहाज से सूट को देखते हुए बोली, हाँ बस जा रही हूँ। वो और अजरा से उसे अपने लहंगे का पूछ कर दूसरे कमरे में चल दी। उधर सब महरम को भी तैयार करने में लग गई। उफ बस करो अजरा, आयत कितना मेकअप करना है। महरम इन दोनों को देखकर चिढ़ कर बोली, जो तकरीबन आधे घंटे से पता नहीं उसके मुंह पर क्या क्या तहजीब कारियां कर रही थी। आप ही बस लास्ट है, 2 मिनट रुके। आयत मन्नत करने वाले अंदाज में बोली और साथ ही हेयर स्टाइल बनाना शुरू हो गई। रेडी नहीं हुई अभी? परिशे जैसे ही ड्रेस तब्दील करके कमरे में बोलते हुए दाखिल हुई, महरम को देखते बाकी अल्फाज मुंह में रह गए। माशाअल्लाह, बहुत हसीन लग रही हो महरम। परिशे फराग दिली से उसकी तारीफ करते हुए बोली तो महरम बेसाख्ता छनक गई। चलो मैं नीचे जा रही हूँ, हिजाब चली गई है, बाद में लड़ेगी कि मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम दोनों आ जाना। परिशा इन दोनों को हिदायत करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं 1 मिनट में आई। अजरा को पता नहीं क्या याद आया जो वो फौरन ही कमरे से भागने के अंदाज से बाहर निकली। आयत भी कंधे उचकाते हुए मेकअप समेटने लगी। इसी दौरान कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आयत जरा देखना कौन है, मैं जूते की स्ट्रिप बंद कर लूँ। मैडम मसरूफ से अंदाज में बोली। 1 मिनट आई तो आयत ने वहीं खड़े खड़े आवाज़ लगाई और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। दरवाज़ा फिर से बजा तो आयत दांत पीसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या मसला है? दरवाजे पर खड़े साइम को देखते ही उसकी आवाज़ गले में ही दब गई। क्या हुआ साइम भाई? मैंने आवाज़ लगाई भी थी कि रुके, लेकिन आप दरवाज़ा भी फिर से नॉक कर रहे थे। क्या हुआ है ये तो बताएं। साइम तो बस इसकी फराटे भरती जबान देखता रह गया जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मोहतरमा, मुझे कुछ बोलने देगी तो मैं बोलना पसंद करूंगा ना। साइम तंज करते हुए बोला। क्या हुआ भाई? महरम इन दोनों को देखते हुए बोली, जबकि महरम को देखकर साइम के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट आई और इसने आगे होकर बेसाख्ता उसे गले लगाया तो महरम ने भी उसे मुस्कुरा कर देखा। बस मसूफ मुझे देख कर ही मिर्चे चबाते हैं, बाकियों के सामने तो शहद टपकता है। आयत बड़बड़ाते वाले अंदाज में जल कर बोली, भाई आप चले हमारे, बस आप ही को लेकर। अजरा ने साइम को कहा तो साइम सर हिलाता वहां से चला गया। चले आप भी? अजरा ने महरम को मुखातिब किया जो मुसलसल हाथ में मसल रही थी। हाँ चलो, महरम हिम्मत जमा करते हुए बोली जबकि दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। आयत और अजरा महरम का हाथ थामते हुए बाहर की तरफ चल दी। आप ही रिलैक्स रहें, आपकी बहनें आपके साथ हैं। आयत महरम का हाथ दबाते हुए सरगोशी से बोली तो महरम तिनमानियत से मुस्कुरा दी। महरम को लाकर झूले पर बिठा दिया गया जो कि गेंदे के फूलों से सजाया गया था। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि तहरीम बेगम ने तो इसकी बलाई ले डाली। अजलान से वहाँ मजीद ठहरना बहुत मुश्किल हो गया। वो वहाँ से जाना चाहता था लेकिन मिसेस शाह ने उसे बहुत मुश्किल से रोका हुआ था। इस तरह अचानक जाना अच्छा नहीं लगता। जबकि अजलान बेबसी से इन पर एक नज़र डालकर रह गया। ये क्या हो रहा था उसके साथ? जिसको वो चाहता था उसकी शादी में शिरकत करनी पड़ रही थी। इसीलिए वो कॉल के बहाने से फ़ोन कान पर लगाए वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। मेहंदी की रस्म के लिए फाइक को महरम के साथ ही बिठाया गया। चूँकि कल ही निकाह था तो इन सब ने मेहंदी की छोटी सी तकरीब रख ली थी। फाइक के साथ बैठने से महरम थोड़ा सा समेट कर बैठ गई थी जो कि फाइक को नागवार गुजरा। रस्म का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले बड़ों ने आकर बारी बारी तेल लगाया और उसके बाद माज और परिशे को सब यंग पार्टी ने एक साथ भेजा। परिशे शर्माई घबराई माज के साथ रस्म करनी चली गई। यह अजलान कहाँ चला गया? इसका फ़ोन ज़्यादा ही लंबा हो गया। मिसेस शाह की बात सुनकर अफान ने मुठ्ठियाँ भींचते कि वो अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर पाया। वो तो अजलान पर हैरान होता था कि वो इतना सुकून से कैसे, लेकिन वो ये शायद भूल गया था कि अल्लाह के यकीन पुख्ता हो तो बड़ी सी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं, बेसुकून दिलों को सुकून आ जाता है। और यहाँ अजलान के साथ भी यही मामला था। अलबत्ता कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता था, जैसे अभी नहीं हुआ था। अफान जानता था कि अजलान बहाने से बाहर गया है। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि आयान के बुलाने पर होश में आया। हाँ क्या हुआ है?
अफान आयान की तरफ मतवजा हुआ। चलो अब हमारी बारी है। आयान ने उसे देखकर आंख मारी तो अफान भी उसकी सब बातों को छोड़कर उसकी बात समझकर हंस दिया। फाइक एक ज़रूरी कॉल सुनने के लिए वहां से एक्सक्यूज़ करके चला गया तो आयान और अफान महरम के दाएं बाएं झूले पर आकर बैठ गए और महरम को देखकर मुस्कुरा दिए। हम भी थोड़ा सा शगुल मेला लगा लेते हैं, आखिर को भाई है हम भी दुल्हन के। आयान दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, जल्दी करो, तुम लोगों की फजूलियात के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। अजरा नाक मुंह चढ़ाकर बोली, तुम अब फजूलियात को लेकर हमारे एहसासात की तौहीन कर रही हो लड़की। अफान ड्रामाई अंदाज में मस्कीन शक्ल बनाकर बोला, चलो आयान हम चलते हैं। महरम हैरान परेशान सी उनको देख कर रही थी। उसी दौरान इन दोनों ने अपटन से हाथ भर कर महरम के मुंह पर लगा दिया। जहाँ सब लड़कियों के मुंह खुले वहीं महरम शौक सी कैफियत में इन दोनों को देख रही थी जो दांतों की नुमाइश करने में मसरूफ थे। ये क्या था? महरम माथे पर बल डालकर बोली, यह हमारी आखिरी शरारत थी। आयान और अफान एक साथ मुअद्दबाना अंदाज में बोले, जबकि बाकी सब मुसलसल मुस्कुराहट दबाने में मसरूफ थे। तुम दोनों बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। महरम टिश्यू से मुसाफ करते हुए तनबिया करने वाले अंदाज में बोली, अच्छा प्यारी बहना। अफान शरीफ बनकर बोला तो महरम की हंसी निकल गई। फाइक जो वापस आ गया था दांत पीसते हुए महरम के खिलखिलाते चेहरे को देखा। आयान ने उसे बैठने की जगह दी। फिर इन दोनों ने तमीज़ के साथ रस्म की और वहां से उठकर खड़े हुए। ये हमारी रस्म नहीं करेंगी क्या? फाइक ने इन सबको अजलान की तरफ मतवजा कराया तो अफान ने अचंभे से उसे देखा। मेरा मतलब है सपने की है, सिर्फ यही रह गए इसीलिए कहा। फाइक फौरन तस्दीक करते हुए बोला, आप? इससे पहले कि अफान कुछ बोलता अजलान को अपनी तरफ आता देख हैरान हो गया। अजलान ने संजीदगी से खड़े खड़े फाइक को तेल लगाया और महरम के सर पर हाथ रखा। खुश रहे, अपने मखसूस अंदाज में बोलते हुए जाने लगा। इसके हाथ की कपकपाहट महरम ने साफ महसूस की थी। थोड़ी देर बैठे तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? फाइक का अंदाज अजलान को ठिठकने पर मजबूर कर गया, लेकिन जल्दी सर झटकते हुए वहां से निकलता चला गया क्योंकि उससे ज़्यादा देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। इस तरह मेहंदी की रस्म का एहतमाम हुआ तो मिस्टर वलीद सबसे इजाज़त लेकर अपने घर को चल दिए क्योंकि कल निकाह था और घर में बहुत काम था। आयान और अफान ने सबसे जाने के बाद भी बहुत शोर मचाया। सब यंग पार्टी की वजह से महफिल ज़ाफ़रान बन चुकी थी और सब बड़े इनको देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। इन्हीं बातों और हल्ले गुल्ले के दरमियान महफिल अख्ताम पर पहुंची और सब बारी बारी इजाज़त लेकर अपने घरों को रवाना हो गए। परीक्षा अपने कमरे में बैठी अपने हाथ में जगमग करती अंगूठी को देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी कि उसी दौरान मोबाइल पर होने वाली बेल की सिमत मतवजा हुई। मोबाइल पर सर कॉलिंग देखकर परीक्षा के छक्के छूट गए, लेकिन फिर ही मतमजा करके फ़ोन उठाया तो आगे से कोई ना बोला। हेलो। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, लेकिन उस खामोशी को परीक्षा की आवाज़ ने तोड़ा। शुक्र है कोई बोला तो। मैं समझा शायद मंगनी के बाद ज़बान किसी को उधार तो नहीं दे दी। जवाबन मास की शोक आवाज़ सुनने को मिली। जी सर। परीक्षा ने बदहवासी में उल्टा सीधा बोल दिया, जिसका अंदाज़ा इसे बोलने के बाद हुआ। उसकी बात पर फ़ोन पर मास का कहकाव गूंजा तो परीक्षा खज्जल से हो गई। खुश हैं आप? मास की गंभीर आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। जी सर, मेरे मॉम डैड जो भी किया होगा मेरे लिए अच्छा ही किया होगा, परीक्षा ने तिनमानियत से बोली। उसके इतने इत्मीनान पर मास के अंदर सुकून की लहर दौड़ गई। वैसे ही सर का दुम चल्ला कब हटेगा? मास निचला लब दांतों में दबाते हुए बोला। वो ओके सर, फिर बात होगी। इसे मास के सवाल पर शरारत से कहकर फ़ोन काट दिया तो मास दिलकशी से मुस्कुरा दिया। खान हाउस में मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। घर के लॉन को खूबसूरती से सजाया गया था। रोशनियों से जगमग करता लॉन बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। चूँकि निकाह पर ज़्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए उसका इंतज़ाम बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था। इन लोगों ने घर के लॉन को ही तरजीह दी थी। सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। आयत चूँकि यहीं रुकी थी तो वो हिजाब और अजरा एक कमरे में ही तैयार होने में मसरूफ़ थी। ब्यूटिशियन भी महरम को तैयार करने आ चुकी थी। वो भी माहिराना अंदाज में मेकअप करने में मसरूफ़ थी। मैम आप थोड़ी सीधी हो जाए, दुपट्टा सेटिंग रह गई है। महरम जो अपनी ही सोचों में गुम थी ब्यूटिशियन के बुलाने पर होश में आई। क्या हो गया क्या? महरम अपने आप को सजा सवरा सरापे आईने में देखकर बोली। डीप रंग के बेहद नफीस और खूबसूरत लहंगे पर नायाब मोतियों का काम हुआ था। बिलाशबा वो उरी सी लिबास उसके कुदरती सुर्ख व सफ़ेद रंगत पर बहुत जच रहा था। ज्वेलरी के नाम पर माथे की एक तरफ झूमर, नाक में नथ पहनी हुई थी जो कि होठों को छू रही थी। झुमके और हल्का सा नेकलेस जो इसकी लंबी सुराईदार गर्दन पर बहुत जच रहा था। वो एक हसीन लड़की थी, लेकिन दुल्हन बनकर उस पर अजीब रूप चढ़ा था कि उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। यहाँ तक कि खुद ब्यूटिशियन उसकी कई बार तारीफ कर चुकी थी। मैम बस दुपट्टा सेट हो गया, वो आखिरी पिन लगाते हुए मसरूफ से अंदाज में बोली। उसी दौरान कमरे में तहरीम बेगम आई और महरम को देखते ही साथ ही उसकी बलाएं ले डाली।
अल्लाह पाक आपके नसीब आपकी तरह प्यारे करे। और वो आंखों में नमी को साफ करते हुए इसके माथे पर बूसा देते हुए बोली। अब वो महरम के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने में मसरूफ थी। महरम ने बड़ी मुश्किलों से अपने आंसू पर पुल बांधा था। पता नहीं दिल में हालत बहुत अजीब हो रही थी। मैं जा रही हूँ महरम, आप ही के पास। वो तैयार हो गई होंगी। अजरा अपनी दुपट्टा सेट करते हुए बोली। रुक जाओ, हम भी साथ जाएंगे। आयत अपनी लिपस्टिक को आखिरी टच देते हुए बोली। तुम तैयार हो जाओ, आज की तारीख में आधा घंटा हो गया है अपने होठों पर ये लिपस्टिक को ही सजाए जा रही हूँ। हिजाब जूते का स्ट्रिप बंद करते हुए उसे देखते हुए चिढ़ कर बोली। बस कर जाओ, तुम फजूल में हाकी जाती हो अपनी ही। चलो अजरा, आयत नाक मुंह चढ़ा कर बोली और अजरा की जानिब मतवज्जा हुई, लेकिन अजरा मैडम वहां से गायब थी। लो चली गई। वो उठ जाओ, अब मोटी एल्फी लग गई है क्या? आयत उसकी मुसलसल बैठने पर चोट करते हुए बोली। मोटी किसको बोला तुमने? मैं तुम्हें कहाँ से मोटी लगती हूँ? कभी अपना आप देखा है तुमने? भूती लगती हो। हिजाब के जो मुंह में आया भूल गई, लेकिन अपने बोले हुए अल्फाज पर गौर करते हुए बाद में उसने कहका लगा कर हंस पड़ी। तुम दफा हो जाओ, मैं जा रही हूँ। आयत पैर पटकने हुए जाने लगी, लेकिन पीछे से ही हिजाब ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल कर लिया और महरम के कमरे की तरफ चल दी। आज इन सब ने हल्के काम वाले सूट पहनने को तरजीह दी थी। अजरा ने पीच कलर, हिजाब ने सी ग्रीन और आयत ने पिस्ता रंग के कपड़ों में मलबूस थी, और ये रंग उसकी शहाबी रंगत पर खूब जच रहे थे। वो लोग जैसे ही महरम के कमरे में पहुंची तो महरम को देखकर आंखें चमक उठी। वाह आप ही बहुत हसीन लग रही है आप। वो अकेली, और आप अकेली क्यों बैठी है यहाँ? अजरा कहाँ है? आयत और हिजाब इसकी तैयारी को खूब सराहा और अजरा के बारे में दरियाफ्त किया। वो तो आई नहीं यहाँ। महरम नासमझी से बोली, क्योंकि आखिर में यहाँ तहरीम बेगम आई थी, जो नीचे मेहमानों के आने की इत्तला मिलते ही नीचे चली गई। चले दफा करे उसे, हम सेल्फी लेते हैं। आयत जोश से बोली। हाँ हाँ लो भाई, मेरी आपी को चांद का टुकड़ा लग रही है। जबकि इन सब की इतनी तारीफ पर महरम छनक गई। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे अभी भी वो मशकूक लगता है। पता नहीं मम्मा बाबा को क्या सरखाप नजर आए इसमें। अजरा फ़ोन पर अफान के आगे आज के दिन भर की भड़ास निकालना ना भूली। अब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है, और रिश्ते की बात है तो वो बचपन से उसे देखते आ रहे हैं, और रिश्ता ना करने में इन्हें कोई बुराई नजर ना आई। अफान ने उसे समझाना ज़रूरी समझा ताकि वो मज़ीद अपने मम्मा बाबा से बदगुमान ना हो। खैर अब वो रिकॉर्डिंग वगैरह में उड़ा देती हूँ, जिसकी अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी। अजरा सरगोशी में बोली कि कहीं कोई सुन ना ले। हाँ कर दो, ओके मैं रखता हूँ, बस निकल रहे हैं हम। अफान ने कहते साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। अजरा भी अपने मोबाइल से वो डिलीट करने लगी। कैन उसी वक्त ही उसे हिजाब की आवाज़ आई जो उसे बुला रही थी। अजरा बाद में ये काम करने का सोचते हुए महरम के कमरे की तरफ चल दी। आप ही मैं क्या कह रही हूँ कि जीजो अगर आज ये आपकी रुखसती का कह देंगे तो क्या होगा? हिजाब आंखों में शरारत लिए बोली। अजरा महरम के कमरे में आई तो हिजाब का जुमला इसके कानों में पड़ा। अब इतनी उसमें हिम्मत नहीं है कि मेरे होते हुए आप ही को ले जाए। महरम जो हिजाब की बात सुनकर बदहवास हुई थी, अजरा की बात पर उसे सुकून मिला। मैं अब नीचे जा रही हूँ, मेहमान वगैरह आ गए हैं। हिजाब तुम आप ही के साथ रहना, और आप बिल्कुल ना परेशान हो, मैं हूँ ना। अजरा महरम के गाल पर बूसा देते हुए कमरे से निकल गई। उसके जाते ही दोनों ने महरम को अपनी बातों में से बहला लिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आयत का मोबाइल बजा। मोबाइल अजरा कॉलिंग देखकर कॉल पिक की तो अजरा उसे किसी काम से बुला रही थी। आयत ने फ़ोन रखा और साथ ही उठ खड़ी हुई। महरम और हिजाब को बताकर नीचे की तरफ चल पड़ी। आयत जैसे ही नीचे पहुंची तो उसका सामना तहरीम बेगम से हुआ, जो शायद किसी को तलाश कर रही थी। क्या हुआ आंटी, सब ठीक है ना? आयत इनको बदहवास देख कर बोली। यह अजरा कहाँ रह गई? उफ, ये लड़की निकाह का टाइम हो रहा है और वो पता नहीं कहाँ है। तहरीम बेगम वहाँ यहाँ देखते हुए आयत से बोली। बेटा आपने अजरा को कहीं देखा है? पता नहीं कहाँ गई है। आप देख आओ, कमरे में तो नहीं? आयत के सवाल के जवाब में उन्होंने पूछा। जी आंटी आप परेशान ना हो, मैं दिखती हूँ। और आयत अंदर की तरफ चल दी कि ऊपर रूम में देखना था अजरा को। मुझे बुलाकर खुद गायब हो गई है। आयत बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोलते हुए अंदर की तरफ जा रही थी और उसका ध्यान अपने दुपट्टे की तरफ ना गया। वो पीछे को ढलक रहा था। उससे शीशे का गुलदान टेबल के किनारे पर से गिर कर टूट गया और वो बेध्यानी में चलती हुई आयत के पाँव में बुरी तरह चुभ गया। शीशा इतनी जोर से चुभा था कि आयत से चला नहीं जा रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़कर टेबल के सहारे से खड़ी होकर वो जख्म देखने की कोशिश कर रही थी। साइम की आती आवाज़ सुनकर जल्दी से अपना आंसू साफ करते चलने की कोशिश करने लगी, पर शीशा पाँव में फंसा होने की वजह से आगे न बढ़ सकी। यहाँ क्या कर रही हो? अजरा को ढूंढने की बजाय मोहतरमा यहाँ खड़ी है, साइम कहता हुआ बिल्कुल आयत के पास पहुँच गया, पर उसे अपनी जगह से ना हिलता देखकर उसे गुस्सा आ गया। आयत बीबी आपसे कह रहा हूँ, आप चलेगी भी या नहीं? किसी को बुला के लाऊं आपको ले जाने के लिए? अब तक साइम का ध्यान ना उसके पाँव की तरफ गया था, ना ही आयत ने खुद कुछ कहा था। बस खामोशी से खड़ी थी। इसके यूं खामोश होने पर साइम को कुछ हैरत हुई। क्या हुआ है, कुछ बोलो।
बाकी के अल्फाज साइम के मुंह में ही रह गए जब नज़र ज़मीन पर पड़े खून के कतरों से होती आयत के पांव तक गई। साइम की इस बात पर आयत ने एक पर शिकवा निगाह इस पर डाली, आगे को बढ़ने लगी कि दर्द की वजह से कर्रा कर वहीं रुक गई, जबकि साइम को उसकी आंसू भरी आंखों को देखकर पहली बार अपना दिल डूबता महसूस हुआ। लेकिन नजरें फेरते जल्दी से बोला, कहाँ जा रही हो? अब खामोशी से खड़ी रहो, मैं देखता हूँ। साइम ने बाजू से पकड़कर आयत को यहीं खड़ा रहने की तलकीन की। हाँ साइम भाई, यहाँ खड़ा करके आप और डांटना चाहते हैं ना मुझे, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है और आपने इतना डांटा है। आप खुद मुझे पकड़ कर रोक रहे हैं, छोड़े मुझे। सू सू करती अपने आंसू के दरमियान बोलते कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी। साइम ने उसके इस अंदाज पर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट रोकी। अब चुप कर खड़ी रह जाओ, ये जो शीशा है उसे निकाल दूं? टेबल के सहारे से उसे खड़ा करते सायम खुद जमीन पर बैठ गया। उसका पाँव अपने घुटने पर रखकर उसे देखा। आयत भी उसी को देख रही थी। फिर आयत की तरफ देखते उसका ध्यान हटाने के लिए सायम ने उसे बातों में लगाया। बकौल आयत के उसे दोबारा डांटना शुरू हो गया। तुम्हारा ध्यान होता कहाँ है मोहतरमा? कभी कुछ तोड़ती हो, कभी खुद कुछ गिराती हो, तो कभी कुछ लगा लेती हो खुद को। सायम मसनूई आंखें दिखाते हुए से पूछ रहा था। सायम भाई, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको ये मोहतरमा ना कहा करी, और आप है कि क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे। सारी बात को नज़रअंदाज करती सिर्फ मोहतरमा लफ्ज़ पर तवज्जो देती बोली, क्योंकि आयत को सख्त नापसंद था ये तर्ज मुखातिब। उसकी बातों से ध्यान लगता देख सायम ने जल्दी से उसके पाँव से शीशा निकाल दिया, जिसका उससे पहले तो पता न चला, शीशा निकलने के बाद पता चला। लो, इतना रो रही थी, देखो कितनी आराम से निकल गया। अब चलो इस पर पट्टी कर दूँ, फिर कुछ लगा दूँ, दर्द होगा। नरमी से कहता उसे लेकर आगे बढ़ने लगा और आयत तो खुद के साथ इसका नरम अंदाज देखकर हैरान थी। साइम भाई, आज आपको बुखार तो नहीं है? सदमे से बेहाल होती आयत आज फिर हमेशा की तरह उल्टा कह गई, जिसका एहसास उसे बोलने के बाद हुआ। अब निचला लब दांतों में दबाए आंखें सख्ती से भींचे साइम की डांट के इंतजार में थी। और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे बुखार है? इतना कहकर साइम खामोश हो गया। वो आज आपने मिर्चें नहीं चबाई ना, वरना आप मेरे सामने मिर्चें चबा कर आते हैं तो मैं समझी। अपनी ही धुन में बोलती पट्टी पर जोर पड़ने पर रुकी। उफ, कितना बोलती हो, क्या खाकर आती हो तुम? साइम ने आयत के ही स्टाइल में जैसे उसने जुमला कहा था कहते थोड़ा सा आगे झुका। वो मैं? साइम भाई, कुछ नहीं खाया मैंने तो। पहले साइम को अपनी तरफ होते देख घबरा कर कहती वापस अपनी टोन में आकर बोलकर जाने लगी कि साइम ने रोक कर अपने सामने खड़ा किया और करीब होते उसका सारा दुपट्टा जो अब भी पीछे को लुढ़क रहा था ठीक करते हुए बोला, इसी दुपट्टे की वजह से वो शीशा टूट कर गिरा। तुम्हें छोटी सी नहीं हो कि तुम्हें ये न संभाल ना सकूं, इसीलिए उसे ठीक तरीके से ओढ़ा करो ताकि दोबारा कुछ उल्टा ना हो। संजीदगी से कहते उसका दुपट्टा आगे को करते जाने की जगह दी तो आयत खामोशी से चल दी। इसके पीछे साइम भी चल दिया कि वहां निकाह के लिए सब इंतजार कर रहे थे। कहाँ थी तुम आयत? कब से ढूंढ रही हूँ? आयत जैसे ही नीचे पहुंची अजरा ने पूछा, ये तुम बताओ मुझे, कहाँ थी? तुम्हें ढूंढते ढूंढते देखो मुझे चोट भी लग गई। आयत ने अपने पाँव की तरफ इशारा करते हुए नाराज होते हुए कहा, ओहो, मैं तो यही थी यार, और तुम कब से इतनी बहादुर हो गई कि खुद पट्टी कर ली? अजरा वाकई हैरान थी कि आयत ने खुद पट्टी बांध ली। कैसे? तुम्हें किसने कहा मैंने खुद बांधी है? वो तो साइम भाई वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देख लिया कि मुझे लग गई है तो इसीलिए उन्होंने बांध दी। आयत ने उसे इत्तला दी। क्या कहा तुमने? अभी किसने बांधी पट्टी? कहीं कुछ? अजरा पहले तो शौक की कैफियत में और बाद में आके नचाते हुए बोली, बकवास ना करो, भाई है वो मेरे। आयत तिनक कर बोली, अच्छा चलो आगे चले। अजरा बाद में बात करने का सोचते हुए उसे लिए आगे की तरफ बढ़ गई। तमाम मेहमान आ चुके थे। अफान, माँ, साइम और आयान भी कामों में मसरूफ थे। तमाम लड़कियों ने महरम के कमरे में डेरा जमाया हुआ था। अजलान नहीं आएगा क्या? साइम ने अफान से आकर पूछा, लेकिन इस सब भी आए थे, सिर्फ वही मौजूद नहीं था। मैंने फ़ोन किया है, बस आने वाला ही होगा। उससे पहले कि अफान जवाब देता, मिसेस शाह जो महरम के कमरे में जा रही थी साइम की बात सुनकर उसके जवाब देते हुए बोली, जबकि अफान तो अब हकीकतन परेशान हो चुका था। क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा? उफ। अफान सर मसलते हुए बोला, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? साइम ने इसका रंग उड़ते हुए देखकर पूछा, नहीं कुछ नहीं, मैं आता हूँ, आप चलें। अफान टाल मटोल से काम लेता हुआ बमुश्किल मुस्कुराते हुए बोला तो साइम सर हिलाते हुए वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद दूल्हे वाले भी आ गए। मिस्टर वलीद की फैमिली का अच्छी तरह इस्तकबाल किया गया और फाइक को लेकर जाकर स्टेज पर बिठाया गया। तरीम बेगम जमान साहब के कहने पर महरम को निकाह के लिए लेने उसके कमरे की तरफ चल दी। अजलान अपने कमरे में सिगरेट पीने में मसरूफ था। फ़ोन बजने पर उसकी सिमत मतवज्जा हुआ जहां मॉम कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसे जल्दी कंपोज करते हुए फ़ोन उठाकर सलाम किया। अजलान, तुम आई नहीं अभी तक? यहाँ साइम तुम्हारा पूछ रहा है।
चलो मेरा ना सही अपने दोस्त के लिए ही आ जाओ। मिसेस शाह इस पर गुस्सा करते हुए बोली, मॉम मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, आप मेरी तरफ से इससे एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा। अजलान इनको टालते हुए बोला, थोड़े टाइम के लिए आ जाओ, बस इस तरह अच्छा नहीं लगता। मिसेस शाह उसे मनाते हुए बोली, ओके मॉम मैं आता हूँ। उसकी अजलान की थकी आवाज़ सुनाई दी। पहले वो परेशान हुई, बाद में ये सोचकर परसुकून हुई कि वो इधर ही आ रहा है। फ़ोन बंद करते ही अजलान ने अपना हाथ ज़ोर से दीवार पर मारा। कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा, नहीं देख सकता मैं उसे किसी और का होते हुए। अपनी आंखें मसलते हुए वो बोला, जो सारी रात जागने की वजह से सुर्ख हो रही थी। मिसेस शाह की बातें याद करके अपने आप बालों को सेट किया और गाड़ी की चाबी और मोबाइल पकड़कर बाहर की तरफ चल पड़ दिया। परिशे पर चुंदरी इसके सर पर उड़ा दो, नीचे मौलवी साहब आ गए हैं, चले नीचे। वो लोग महरम को लेकर लॉन की जानिब बढ़ी और स्टेज के पास जाकर रुकी, जहां आमने सामने 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी और दरमियान में नेट से पर्दा किया हुआ था। अपने सामने बैठती महरम को फाइक ने आंख उठाकर देखना भी गवारा ना किया, जबकि महरम की नज़रें मुसलसल साइम को ढूंढ रही थी। ऐन उसी वक्त अपने सर पर भारी हाथ महसूस करके अपने साथ देखा तो साइम उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। महरम भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। चंद ही समातों में निकाह शुरू हुआ। हर तरफ खामोशी छा गई। मौलवी साहब निकाह के कलमात पढ़ रहे थे। महरम खान वलीद जमान खान, क्या आपको फायक मलिक वलीद मलिक हक महर 10 तोले सोना क्या आपको अपने निकाह में कबूल है? इससे पहले कि महरम कुछ बोलती, कानों में पड़ने वाली आवाज़ पर हैरानगी से ऊपर देखा। मौलवी साहब पहले दूल्हे से तो पूछ ले क्या वो क्या चाहता है। फायक की बात पर साइम के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए और अजलान जो अभी खान हाउस पहुंचा था इसके इस कदम दहलीज पर ही रुक गई। जो कहना है वो बाद में कहना, ये सही वक्त नहीं है। वली साहब ने उसे रिलैक्स किया। नो डैड, मैं पूरी ज़िंदगी का सवाल है मेरी, मैं अभी ही पूछूंगा और वो भी महरम बीवी से। जबकि अपना नाम सुनकर महरम को ऐसा लगा जैसे अगला सांस नहीं ले आएगा। लोगों में चाय मगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। मसला क्या हुआ है आखिर? इस बार मिसेस वलीद ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। सॉरी मॉम, लेकिन ऐसी लड़की से शादी कैसे हो सकती है जिसका किरदार ही ठीक ना हो, जो हर लड़के के साथ बात कर लेती है, वो भी खुलेआम, जिस पर घर वालों की कोई रोक टोक ना हो। फाइव साइम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसकी तरफ लपका और एक मुक्का उसके मुंह पर मारा। जबकि दरवाजे पर खड़े अजलान से भी बर्दाश्त न हुआ तो वो भी आगे बढ़ा, लेकिन अफवान ने बीच रास्ते में उसे रोक लिया। भाई ये सही वक्त नहीं है। अरे अरे, लड़कों का तो पूछ ले, कौन कौन है पता नहीं किन किन। खबरदार, जो एक लफ्ज़ मेरी बहन के लिए निकाला, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि सारी उम्र किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इससे पहले कि फाइक कुछ और बोलता वो गुस्से से साइम के माथे की रगें नुमाया हुई थी। साइम का ये जुनूनी अंदाज देखकर आयत थर थर कांपते हुई आलिया बेगम से जा लगी, जिसे उन्होंने अपनी आगोश में ले लिया, क्योंकि वो जानती थी कि आयत ऐसी चीज़ों से घबरा जाती है। ये क्या हो गया मुझसे, मेरी बेटी? जमान साहब ढल के शानों से कुर्सी पर गिरे। मुराद साहब ने उसे संभाला। मिस्टर शाह और बाकी सब भी उनकी तरफ मतवजा हुए। ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है भाई साहब, अपनी बेटी को भी आपने ही संभालना है। आयत के डैड जमान साहब के कंधे पर हाथ रख कर बोले। तहरीम बेगम शिकवा किरा नज़रों से मिसेस वलीद को देखते हुए महरम के पास आई तो वो नज़रें चुरा गई। आप लोग इसे अंदर ले जाओ। तहरीम बेगम महरम के पास आकर उसे प्यार करते हुए बोली। उन्होंने कहा सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मिसेस शाह ने उन्हें अपने गले लगाया। वो चारों महरम के पास ही खड़ी हुई थी। महरम आओ अंदर चले, परिशे ने अपने आंसू साफ करते हुए बोली। जिसे देखकर पत्थर का गुमान हो रहा था वो मुसलसल एक ही जावे में बैठी हुई थी। महरम ने आहिस्ता से अपना हाथ परिशे के हाथ से निकाला और आहिस्ता कदमों से चलते हुए फाइक के सामने खड़ी हो गई। अब सबकी नज़रें महरम पर जमी थी। मैं अपनी ज़ात की सफाई किसी को नहीं दूंगी यहाँ, जिसको जो समझना है समझ ले, लेकिन खुदारा मेरे ये ऐसा इल्ज़ाम ना लगाए जिसे सुनने के बाद मुझे अपने आप से ही नफरत होने लगी। इंसान तो है ही ऐसा, अगले इंसान को तोड़ने में कोई कमी नहीं आने देता। मुझे भी आज तोड़ दिया। आज तक सिर्फ सुना था, लेकिन आज महसूस भी कर लिया मैंने। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जलील तो आपने आज मुझे कर दिया। अब आपकी बारी है, क्योंकि यही दुनिया का रिवाज है। किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपको अल्लाह वैसा ही लौटाएगा। मकाफात अमल शायद इसी को कहते हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि कल को आपकी अपनी बेटी पर ऐसी बात आ जाए, हालांकि वो मासूम हो। मैंने समझ लिया है कि जिन रिश्तों में बार बार सफाई देनी पड़े वो ना रिश्ते नहीं गलत फहमी होते हैं, और गलत फहमी को जितनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। इसीलिए आज अभी इसी वक्त मैं आपके और अपने दरमियान की इस गलत फहमी को बंधने से पहले ही आप क्या ख़त्म करेंगे, मैं ख़त्म करती हूँ। वाइस आवाज़ में बोलते हुए अपने आंसू साफ करते हुए भागते हुए कमरे में चली गई। महरम की बात सुनकर फाइक सर झटकते हुए तमस्कर से हंसा, जबकि बाकी सबकी आंखों में नमी आ गई।
परिशे आयत और हिजाब भी महरम के पीछे चली गई, लेकिन अजरा की नज़रें मुसलसल फाइक के ऊपर जमी थी। मैं देखती हूँ महरम को। शाजिया बेगम और आलिया बेगम इन्हें तसल्ली देती हुई महरम के कमरे में जाने लगी, क्योंकि इस वक्त महरम को कोई बड़ा ही संभाल सकता था और तहरीम बेगम का बाहर होना ज़रूरी था। आप लोग जाओ, मैं तहरीम के साथ हूँ, मिसेस शाह ने उन्हें दिलासा देते हुए अंदर जाने को कहा। मिस्टर एंड मिसेस वलीद भी सख्ते की कैफियत में उसे देख रहे थे। माज ने तमाम मेहमानों से माजरत की और जाने के लिए कहा, लेकिन अजरा की आवाज़ पर हैरानगी से सर उठाकर उसे देखा। एक मिनट माज भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? ज़रा पूरी बात तो सुन ले मसूफ की, तमस्कर से कहती अजरा फाइक के करीब आकर खड़ी हुई। जी तो मिस्टर फाइक बताएं, और कोई इल्ज़ाम लगाना है आपने? ज़रा जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अजरा क्या कर रही हो? सब अजरा की तरफ मतवजा थे और यही सब देखकर सायम परेशानी से बोला, जबकि लोगों की चाय मगोया अभी भी जारी थी। भाई कुछ देर रुके ना, आपको पता चल जाएगा, सायम से कहते उसे आंखों से तसल्ली देते इशारा किया तो सायम चुप हो गया। आप सब सुन लें, एक बात खबरदार, अब किसी ने मेरी आपी के बारे में कुछ कहा, जब पूरी बात मालूम ना हो तो अपना मुंह बंद रखे। अब की बार अजरा गुस्से से मेहमानों की तरफ मुड़ रही थी। हाँ तो क्या कहा था? हाँ जी मिस्टर वलीद, क्या कह रहे थे तुम? जो बकवास की है किस बिना पर की है तुमने? हाँ, अजरा का गुस्सा आज सवा नेज पर था, जो इतने दिन में जब्त कर रही थी। आज उसने खुद को मौका दिया था इससे अपना गुस्सा निकालने का। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या वो नहीं करती है इन सबसे तो बात करती है, और मेरी बारी सारी पाकबाजी याद आ जाती है। फाइक किस बात पर सब हैरान नजरों से उसे देख रहे थे, क्योंकि वो किसी और की नहीं अफान, अयान और अजलान की तरफ इशारा करते बोल रहा था। उसके इस तरह कहने पर अजरा ने एक नज़र हैरान खड़े सब को देखा, फिर तमस्कर हंसते हुए फाइक की तरफ बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ फाइक के मुंह पर मारा। फाइक जो उसके सबके लिए तैयार नहीं था, 2 कदम पीछे होते हुए अजरा को देखा, जिसके नाजुक हाथ का थप्पड़ इसके मुंह पर निशान बनकर छोड़ चुका था। ये थप्पड़ मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठाने के लिए है। और हाँ, इतना जो तुम हमारी फैमिली में खड़े होकर जो बकवास कर रहे हो, अपने बारे में क्या ख्याल है? कितने पाकबाज हो तुम? हाँ, क्या समझते रहे हो खुद को? कुछ पता नहीं हमें तुम्हारे बारे में। आयान मेरा फ़ोन ला दोगे प्लीज़? इस तरह अचानक अयान को फ़ोन लाने का कहा तो फाइक जो पहले ही थप्पड़ पर तिल मिला रहा था, सही में परेशान हुआ कि आप क्या करने वाली हैं, और आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा तो अफान की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। डोंट योर डेयर मिस्टर फैक, हद में रहो अपनी, और बहुत कह लिया तुमने, अब हमारी सुनो। सीने पर हाथ बांधे अफान ने सुकून से कहा, क्योंकि उसे पता था आगे क्या होना है। अरे वाह, यहाँ तो सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, इंटरेस्टिंग। फाइक अब भी बकवास करने से बाज ना आया। आयान के फ़ोन लाते ही एक फातियाना नज़र फाइक पर डालते सबकी जानिब मतवज्जा हुई। अफान की इस तरह आगे आने पर अजलान भी हैरान हो गया। ज़रा करीब होकर खड़े हो जाए कि आप लोगों को भी तो पता चले, जो दूसरों को किरदार पर बात करता है उसका खुद का किरदार कितना साफ है। ये कहते अजरा ने वो रिकॉर्डिंग चला दी जो वो डिलीट करने लगी थी कि ऐन वक्त हिजाब के आने से ना कर सकी थी। अब जैसे जैसे वो सब वो रिकॉर्डिंग सुनते जा रहे थे, वैसे वैसे फाइक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ती जा रही थी, क्योंकि ये वही रिकॉर्डिंग्स थी जिनमें वो कभी महरम को खुद से बात करने पर कहता, तो कभी आयान और अफान का जिक्र करके कोई ताना देता। और एक कॉल रिकॉर्डिंग में तो इसने महरम से ये भी कहा कि क्योंकि वो खुद अब्रॉड जाएगा और महरम भी तो यहाँ वो हिजाब करती है, शादी के बाद वो इसे हिजाब की इजाज़त नहीं देता, जिस पर महरम ने साफ इनकार कर दिया था। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही अजरा ने एक शिकवा भरी नज़र सब लोगों पर डाली, जो कोई और नहीं उन्हीं के रिश्तेदार थे। ये सब सुनते ही मिसेस वली चकरा सी कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठी। ये तरबियत तो नहीं की थी उन्होंने अपनी बेटी की। हाँ तो बताएं, अब कौन कितना पाकबाज है? ये जो आप सब मेरी बहन के बारे में बातें कर रहे थे, क्या ख्याल है? हाँ, मेरी बातें सुने, मकाफात अमल बहुत बुरी चीज़ है, डरे खुदा से। क्या आपके घरों में बेटियां नहीं हैं जो इस तरह से दूसरों की बेटियों पर बगैर तस्दीक उंगली उठाते हैं? इंसानों के सामने जानवर क्या चीज़ है? आप लोग जानते हैं कि सबसे ख़तरनाक जानवर कौन सा है? इंसान। ये जानवर तो बेचारे बेज़बान होते हैं, और वो इंसान तो वो है ऐसे ही एक दूसरे को ज़ख्म देते रहते हैं। जानवर तब इंसान पर वार करते हैं जब उनके पास कोई चारा ना हो, लेकिन इंसान तो बिला वजह ही दूसरों को तकलीफ़ देता है। इसे किसी जवाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपनी अन्ना की तस्कीन के लिए दूसरों की इज्जत और किरदार पर बात करने लगते हैं, अपने बारे में सोचते बिना। और जिन्हें तुम इस तरह महरम आपी के साथ कहकर बकवास किए जा रहे थे ना, बहन कहते हैं ना वो इन्हें, लेकिन जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही सोचता है। और अच्छा ही हुआ ये रिश्ता नामी गलतफहमी जुड़ने से पहले ख़त्म हो गई, कि बाद में तुम और क्या करते। बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। और एक बात, किसी को जलील करने के बाद खुद भी जलील होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह का तराजू हमेशा इंसाफ के लिए तोलता है। वलीद अंकल आंटी, माजरत आप सबसे,
आपका कोई कसूर नहीं है। आपका बेटा बाहर रहकर अपने कल्चर और दूसरों की इज्जत करना शायद भूल गया है। अफसोस। उम्मीद करती हूँ आपके और बाबा के ताल्लुकात में इस बात से फ़र्क ना आए। हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं कि आप बाबा के दोस्त हैं, इसीलिए और कोई तलब कलामी ना हो, इसीलिए बेहतर है कि आप इसे यहाँ से भेज दें, क्योंकि हम सबसे यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इससे पहले कुछ बुरा कह दें, इसे कहीं ले जाए यहाँ से। ज़रा कहर भरी नज़रों से फाइक को देखते हुए बोली, कोई नहीं अपनाएगा उसे फिर भी। इतनी बेइज्जती पर फाइक पैर पटकते हुए वहाँ से जाते हुए भी बोलने से बाज ना आया। उसके पीछे मिस्टर एंड मिसेस वलीद भी माजरत करते हुए शर्मिंदा से वहाँ से चले गए। महरम हिचकियों से रोते हुए भागते हुए कमरे में आई और बेड पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए अपनी हिचकियों का गला घोटा। कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए बेकसूर होते हुए भी अपने किरदार पर बात बर्दाश्त करना। इतनी देर में परीशे वगैरह भी कमरे में आ गई और महरम की हालत देखकर तड़प गई। महरम मेरी जान इधर देखो। परीशे ने बम मुश्किल अपने आंसू पर बंद बांधे उसे अपने साथ लगाया। मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम तो बताओ आयत, मैं ऐसी की हूँ क्या? महरम अपनी आंसू से भरी आंखें उठाकर बोली, आपको किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं आपको। आयत उसके दूसरे साइड पर बैठते हुए बोली, हिजाब भी उसके पास ही नीचे बैठी थी। इतनी कमज़ोर मैं समझती तो नहीं आपको महरम बच्चा, इसमें अल्लाह पाक की कोई मसलियत छुपी है। फाइक आपके हक़ में अच्छा नहीं होगा, तभी अल्लाह पाक ने सही वक्त में इसका पर्दा उठा दिया। फौजिया बेगम उसे समझाते हुए बोली, तो आलिया बेगम ने भी उनकी तायद में सर हिलाया। इन्हें वैसे भी महरम ख़ानदान की सबसे पहली बेटी होने की वजह से बहुत अजीज़ थी। इस तरह की चंद एक बातें करके वो सब लड़कियों को महरम का ख्याल रखने का इशारा करके कमरे से बाहर चल दी। अज़रा कहाँ है, नज़र नहीं आ रही? आयत ने हिजाब से पूछा। वो बाहर इतना ज़्यादा बोल रही है और तो और इसने फाइक को थप्पड़ भी मार दिया और अफान भाई भी इसके साथ थे। हिजाब तफसील बताते हुए बोली। उसकी बात पर परीशा और आयत की तो आंखें खुली रह गई। अलबत्ता महरम ने इसकी बात सुनकर एक नज़र हिजाब को देखा और दोबारा परीशा के कंधे पर सर रख लिया। उनके जाने के बाद जमान साहब जो खड़े हुए थे निढाल होकर कुर्सी पर गिरे तो बाकी सब भी उनकी तरफ मतवज्जा हुए। बाबा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप टेंशन ना लें, हम जानते हैं ना हमारी महरम है कैसी हैं, आप अपनी तबीयत ना ख़राब करें। साहिब इनको तसल्ली देते हुए बोला तो मुराद साहब और बाकी सब इनकी तायद में सर हिलाया। हम तो जानते हैं, लेकिन जो लोग तमाशा देख गए हैं इनका क्या होगा? पता नहीं कहाँ का कोताही हो गई हमारे से। जमान साहब परेशानी से बोले। तहरीम बेगम भी उनकी बात पर अफसरदगी से सर झुका गई। महरम कैसी ममा? साइम ने आंखें मसलते हुए पूछा। एक लड़की की इज्जत पर जब बात आए तो वो कैसी हो सकती हैं? भाई आप बाबा के पास रुके, मैं अंदर जाती हूँ। अजरा आंखों में आई नमी अंदर उतारते हुए बोली। लोगों के सामने तो हिम्मत दिखा दी, लेकिन अब हौसले से पुष्ट हो रहे थे। मिसेस शाह जो काफ़ी देर से सबको देख रही थी, उनके दिमाग में एक सोच आई जिस पर उन्होंने फौरी अमल करने का सोचा और साथ ही एहतशाम साहब को इशारे से साथ आने को कहा तो वह हैरानगी से उनके पीछे चल पड़े। क्या हुआ बेगम, सब ठीक है ना? आपने ऐसे अचानक सबके सामने बुला लिया। मेरे दिमाग में एक बात आई है जिस पर शिद्दत से अमल करना चाहती हूँ। सब खैरियत है ना? उन्होंने आपकी तशवीश से पूछा। मैं चाह रही थी कि हम अजलान का निकाह महरम के साथ कर दें। मैं तो पहले भी ऐसे ही चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत ने अब मौका दिया है और मैं वो मौका नहीं गंवाना चाहती। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल करके एहतशाम साहब की तरफ देखा जो किसी गहरी सोच में नजर आ रहे थे। लेकिन अजलान इससे तो बात ही नहीं की हुई है, और आपको क्या लगता है इन हालात में कोई मानेगा और महरम बेटी की हालत? एहतशाम साहब ने उसकी बात से नीम रजामंदी जाहिर की और अपने सवालात की बौछार कर दी। ये तो मैं नहीं जानती कि महरम कैसे मानेंगी, लेकिन मैं ये बात जमान भाई के साथ करना चाहती हूँ और अजलान वो मेरी बात नहीं टालेगा। उन्होंने भी अब तशवीश से सोचा और अजलान का ज़्यादा जिक्र फ़क्र के साथ किया। चले करके देखते हैं, लेकिन मौका मुनासिबत के लिहाज से बात होगी। उन्होंने समझाना ज़रूरी समझा, जबकि एहतशाम साहब की बात पर उन्होंने सर हिलाया और अंदर की तरफ चल दिए। महरम को एक ही जाविये में बैठा देखकर अजरा तकरीबन भागती हुई उसके पास आई थी और घुटनों के बल ज़मीन पर उसके सामने बैठकर हाथ थाम लिए। आपी क्या हाल कर लिया है? हिम्मत नहीं हारनी आपने, खुद तो आप जानती हैं कि हमने हिम्मत आपसे ही करना सीखा है। बड़े से बड़े मामले में सब्र आप ही नहीं करना सिखाया है, तो अब आपको कमज़ोर पड़ रही है। मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए एक सदमा है। इंसान अपने निफ्स की ख्वाहिश में ये तक भूल जाता है कि वो किस पर और किस बिना पर इल्ज़ाम लगा रहा है। शुक्र है आपकी इस जलील इंसान से शादी नहीं हुई। मेरा तो बस नहीं चढ़ रहा था, मार मार कर इस पर भड़ास ही नहीं निकाल ली थी। अजरा उसे समझाते समझाते आखिर में दांत पीस कर बोली, जबकि उसकी बात सुनकर महरम हौले से मुस्कुराई। जबकि इसको मुस्कुराता देखकर सब ने बाकायदा सुकून से सांस लिया, लेकिन कोई ना ये जान सका कि उसकी इस हंसी में दुख भी था। अब वो सब अपनी छोटी छोटी बातों से महरम का दिल बहलाने में लगी हुई थी। काश इंसान ये समझ जाए कि उसकी इन्हीं बातों से कितने लोगों के दिल टूट जाते हैं। हंसता खेलता इंसान मुरझा जाता है, इनकी ज़िंदगी सूखे पत्तों की तरह हो जाती है।
जैसे पकड़ोगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। काश इंसान समझ जाएं, काश वो अपनी बातों से खुशियाँ बांटने किसी के साथ दुख सामान बने। लेकिन इंसान खुद गर्ज है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अगले इंसान को तोड़ जाता है। जमान भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किसी को अपनी तरफ मतवज्जा ना पाकर आलिया बेगम ने जमान साहब को मुखातिब किया। जी बोले भाभी। उन्होंने हैरानी से आलिया बेगम पर फिर आफंदी साहब की तरफ देखा, जो खुद भी परेशान नजर आ रहे थे। यहाँ नहीं, अंदर कमरे में चलकर बात कर लें। मैं तहरीम को भी बुला लेती हूँ, आप दोनों से साथ बात हो जाए तो वो मुनासिब है। उन्होंने गोया बात करने की तहमीद बांधी और तहरीम को लेते कमरे की तरफ चल दी। कमरे में जाकर सब ने उनकी बात के मुंतजिर थे। साइम भी हैरत से उन्हें दिख रहा था। देखिए आप लोग, मुझे मालूम है ये बात अचानक इस मौके पर करना मुनासिब नहीं, पर मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। भाई साहब, आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ और पूरी उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे, बल्कि मेरी बात का मान रखेंगे। ये कहते वो रुके और सबको एक नज़र देखा। जी भाभी, आप हैं, क्या कहना है? जमान साहब इनकी बात पर थोड़ा ठिठके थे। वो मैं आपसे बल्कि आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आज अजलान और महरम का निकाह कर दें। मैंने नहीं सोचा था कि इसी बात इस तरह करूँगी, पर यही वक्त था। इन सब को खामोश खुद को तख्ता पाकर उन्होंने दोबारा कहना शुरू किया। आप ये सब ना सोचे कि अभी जो सब हुआ है इसीलिए ऐसा कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह गवाह है, हमेशा से महरम को मैंने अपने आजलान के लिए सोचा था और इत्तेफाक से जिस दिन मैंने सोचा था रिश्ते की बात करने का, उसी दिन पता चला कि महरम का रिश्ता आपने फाइक से कर दिया और इसी दिन अपनी ये ख्वाहिश मैंने दिल में ही दबा ली थी। पर आज जो कुछ हुआ है, मुझे लगा कि बात कर लेनी चाहिए आपसे। लेकिन भाभी, ये इतना आसान नहीं है। वो झुके कंधों के साथ बोले तो साइम इन्हें सहारा दिया। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन साइम की कोई बात वो नहीं टालती। अगर साइम, उन्होंने बात अधूरी छोड़कर साइम को देखा। उनकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए जमान साहब ने हामी भरी। ठीक है, फिर साइम महरम से बात कर लें। आपने अजलान से पूछा? अजलान का ख्याल आते उन्होंने पूछा और साथ ही आंखों में साइम को जाने का इशारा किया। नहीं, इसे तो पता भी नहीं, लेकिन मुझे ये पता है उसे कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि वो तो खुशकिस्मत है जिसे महरम जैसी लाइफ पार्टनर मिल रही है। वो इन दोनों को एक साथ तस्वर में देखते हुए बोली, चले आप जल्दी बात कर लें इन लोगों से, मैं भी अजलान से बात कर लूँ। मुझे तो बहुत जल्दी है महरम को अपनी घर की बेटी बनाने की। यह हंसते हुए कहते वो बाहर की तरफ चल दी। वहाँ की सूरत हाल देखकर अजलान उल्टे कदमों से चलता हुआ बाहर आ गया और गाड़ी में बैठ गया। वो तो अभी तक उस सख्ते की कैफियत में था, उसने ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था। क्या सब इसकी वजह से हुआ था? लेकिन मैंने तो कभी ये चाहा भी नहीं कि उसकी इज्जत पर बात आए। अजलान पर सर के बाल मुट्ठी में भींचे हुए बोला। इससे पहले कि वो गाड़ी स्टार्ट करता, बाहर से आने वाली आवाज़ की सिमत मतवज्जा हुआ। अफान दूर से उसे आवाज़ देता हुआ वहीं आ रहा था। भाई आप ठीक है ना? अफान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं अफान, तुम्हें लग रहा है मैं ठीक हूँ? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? अंदर उसके किरदार पर इतनी बात हो गई और देखो मेरी बेबसी की इंतहा, मैं कुछ ना कर सका। अजलान अजियत से बोला, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था कि ये सब हो। मैंने तो सब ये सोच कर छोड़ दिया था कि वो मेरे नसीब में नहीं शायद, पर यह सब होने का गुमान भी नहीं था। अजलान थके हुए लहजे में बोल रहा था, ये इंतहाई तो होती है बेबसी की कि अपनी मोहब्बत को मुश्किल से किसी और के साथ देखना या उसे किसी और का होते देखना। लेकिन अजलान ने तो महरम की इज्जत की खातिर ये सब भी बर्दाश्त कर लिया और आज की इस कदर बेबस था कि वो फाइक कितना कुछ कह गया, वो कुछ भी ना कर सका। भाई मैं जानता हूँ आप नहीं सोचा ऐसा, पर खुद सोचा खुदा ना खास्ता अगर ये शादी हो जाती और इस फाइक की हकीकत ना पता चलती और वो मसाइल होते जो हुआ बेहतर हुआ। अफान ने उसे समझाना चाहा कि जो हुआ उसमें उसी का कोई कसूर नहीं है, महरम के नसीब में था। ठीक कह रहे हो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है बेशक। ये कहते अजलान खामोश हुआ, पर अचानक याद आने पर अफान की तरफ तशवीशी नज़र से देखा, जिस पर अफान गड़बड़ा गया। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? उसे इस तरह देखते देख अफान ने सवाल कर ही लिया, तुम फाइक को कैसे जानते हो? पूरे तफ्तीशी अंदाज में अजलान संजीदगी से सवाल करते अफान को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। भाई मैं कैसे जानता, जैसे सब जानते हैं वैसे ही। इसका जुमला पूरा होता इससे पहले अजलान बोल उठा, अफान मुझे बिल्कुल सच जवाब दो। जिस तरह तुम अजरा के साथ खड़े एतमाद से कह रहे थे कि इससे साफ पता चल रहा है कि तुम लोग जानते हो इससे पहले से। इसकी बात सुनते अफान ने सारी बात बताने का सोचकर एक लंबी साजिश खारिज की और शुरू से अब तक सारी बात बता दी, जिसे सुनकर अजलान के तासीरात में हद दर्जा सख्ती दर आई और वो गुस्से में बोला, अफान तुम पागल हो क्या? इतने बड़े हो गए हो, बच्चे तो नहीं हो। अगर इस सब में वो तुम्हें महरम को या अजरा को कुछ करवा देता तो पता है क्या होता? अजलान के गुस्से में परेशानी के अंसर साफ नुमाया थे। भाई कुछ नहीं होता, इनफैक्ट उसे कुछ पता भी नहीं था और हमने इतना कुछ किया भी नहीं जिस पर वो कोई कदम उठाता। ये सब खुद को किया धरा था उसका। आप फिक्र ना करें, अफान ने गोया उसे तसल्ली दी। वैसे भाई क्या ख्याल है, दुल्हन तो तैयार है, फिर ले जाए दिल वाली दुल्हनिया। लेकिन फिर माहौल को बदलने के लिए शरारत से कहते वह अजलान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया।
जिसे अफान देखने से पहले ही छुपा गया। शट अप अफान, ऐसे परेशान माहौल में भी बास ना आना। तुम जाओ अंदर, अब मैं घर जा रहा हूँ। महरम की यह हालत मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। अजलान संजीदगी से कहते हुए जाने के लिए मुड़ने लगा। इससे पहले कि अफान कुछ कहता, अजलान का फ़ोन बजने लगा, जिस पर मॉम कॉलिंग देखते उसने फ़ोन उठा ली। अस्सलाम वालेकुम। जी मॉम। कहाँ हो अजलान, कब से ढूंढ रही हूँ? मिसेस शाह झुंझुलाती हुई बोली। मैं बाहर हूँ। क्यों, कोई काम है क्या आपको? अजलान थोड़ा हैरान होते हुए बोला, हाँ अंदर आओ, आपसे बात करनी है। मिसेस शाह ने जल्दी से कहते कॉल बंद किया और अजलान का इंतजार करने लगी। क्या हुआ भाई? अजलान को तुज़बुत का शिकार होते देखकर अफान ने पूछा। मम्मा ने अंदर बुलाया है, कोई बात करनी है उन्होंने। अजलान थके हुए लहजे में बोला। ओ चले फिर, आप आ जाए, मैं गाड़ी लॉक करके आया। अजलान को भेजते अफान भी गाड़ी लॉक करके अंदर चला गया। जी मॉम, क्या हुआ? अजलान जैसे अंदर आया तो मिसेस शाह को परेशानी से इधर उधर टहलते देख बोला, और साथ ही एहतशाम को भी इशारे से पूछा, जो आराम से सोफे पे बरजुमान थे। वो मैंने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है। उन्होंने बगैर किसी तहमीद की सीधा बोल दिया। व्हाट मॉम, ये क्या कह रही है आप? अजलान माथे पर बल डालकर परेशानी से बोला। अभी तो दिल में बाहर आई थी, अभी तो हौसला बना था दोबारा से उसे अपनाने का, और यहाँ क्या हो गया? हाँ तो तुमने कोई दिखाई नहीं थी, ना ही कोई पसंद की, तो मैंने कर दिया बस। वो बड़े आराम से बोली। इतनी देर में अफान भी वहाँ गया। क्या हुआ मॉम डैड? भाई आप ऐसे क्यों खड़े हैं? अफान इन सबके चेहरे देखकर बोला, और साथ ही टेबल से पानी उठाकर पीने लगा। मैंने तुम्हारी भाभी ढूंढ ली है। उन्होंने गोया अफान के सर पर धमाका किया। अफान जो पानी पी रहा था जोरदार अछूगा लगा और खांस खांस कर बतौरा हो गया। मॉम ना किया करे कभी ऐसे ही अटैक, मुझे ना दे दीजिए मेरी बीवी ढूंढकर। अफान बड़बड़ाने वाले अंदाज में दांत पीसते हुए बोला। तुम नहीं मान रहे, फिर आपको कुछ बोले? तमाशा क्या दिख रहे हैं? उन्होंने परेशानी से इस्तसार किया, और साथ ही एहतशाम साहब को गुस्सा हुई तो इनकी बातों पर उन्होंने कद्दे उचकाए। मॉम में कैसे? इससे पहले कि अजलान बात मुकम्मल करता मिसेस शाह बोल पड़ी। ठीक है, मैंने तो मन्नतों से महरम जैसी बहू मांगी थी, लेकिन लगता है इसकी किस्मत में सबके हाथों रुस्वा होना ही लिखा है। वो दुख से बोली, जबकि उनकी बात सुनकर अजलान को इनकार करने वाला था शौक में चला गया। अफान भी हैरत से कभी मिसेस शाह को तो कभी अजलान को देखता, लेकिन जैसे ही शऊर की मंजिल तक पहुंचा तो इसने खुशी से शोर मचा दिया। वीर मेरा घोड़ी चढ़ेगा। जबकि अजलान अभी भी सोच रहा था कि दुआएं ऐसी पूरी होती हैं, क्या अल्लाह अपने बंदों को इतनी जल्दी सुनता है? इसका दिल तो सजदा शुक्र करने को चाह रहा था। भाई क्या हो गया, कुछ बोले ना? अफान बेसब्रेपन से बोला। मिस्टर एंड मिसेस शाह भी इसके जवाब के मुंतजिर थे। अजलान का सर मेकाने के अंदाज में हिला। इसके जवाब पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई, और अफान ने तो बाकायदा मिसेस शाह को घुमा ही डाला। चले बेगम, देरी किस बात की है, निकाह की रस्म करते हैं फिर। एहतशाम साहब कहते अजलान के कंधे पर बाजू रखते अंदर की तरफ चल दिए। चलते हुए अजलान के दिमाग पर एक बात गूंजी, बेशक अल्लाह के यहाँ देर से अंधेर नहीं है, बेशक। तो इसके मुंह से सरगोशी में निकला। आज इसका दिल इस बात पर पुख्ता ईमान ले आया था। महरम, साइम की आवाज़ पर इसके रुके हुए आंसू फिर से निकले। बस बस मेरा बच्चा। साइम ने इसे बाजू के हल्के में लिया। वो बेइख्तियार सिसकी थी। मुझे अपने बच्चे पर पूरा यकीन है। आप सब बाहर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। साइम इसकी परेशानी चुमता व बाकी सबसे बोला तो वहाँ सब हाँ में सर हिलाती बाहर को निकल गई, जबकि महरम परेशानी से उसकी शक्ल दिख रही थी। महरम, मैं आपसे कुछ कहूँगा तो आप आखिर में मेरी बात मानोगी। बिलाखिर साइम ने बात की तहमीद बांधी और बात का आगाज़ किया। भाई आपसे ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो इसकी सीने से सर टिका कर उठाकर हैरत से बोली। मैं जानता हूँ ये बात करने का ये बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन साइम ने बात अधूरी छोड़ी, जिसे बात करने की हिम्मत ना हो। लेकिन भाई, महरम ने नासमझी से इसरार किया। वो मम्मा पापा चाहते हैं कि आपका निकाह एहतशाम अंकल के बेटे अजलान से कर दिया जाए। साइम ने बात मुकम्मल की। और आप भाई, आप क्या चाहते हैं? उसकी बात पर महरम सख्ती की कैफियत में बोली। अपने कानों में महरम की सरसराती सी आवाज़ सुनकर उसने सर उठाकर उसे देखा। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं जानता हूँ एक बार गलती हुई है, लेकिन अब मुझे यकीन है कि हमारा इंतखाब गलत नहीं है, और एहतशाम अंकल और आंटी ने खुद इस रिश्ते की बात की है। उसने गोया बात का रुख इस तरफ मोड़ा कि शायद महरम को फैसला करने में आसानी हो। नहीं भाई नहीं, आप सब मुझ पर तरस खा रहे हैं। आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कर रहे हैं, मैं जानती हूँ। वो डबडबाई आंखों से बोली। उसे यही लगा कि फाइक ने उसके किरदार पर उंगली उठाई है, तो सब घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फैसला किया है। जबकि इसकी बात पर साइम ने झटके से सर उठाकर माथे पर बल डाले उसे देखा। ये क्या बात करी हो? आप होश हवास में हैं? हमें अपनी इज्जत के साथ आप भी अजीज हो, क्योंकि आप भी हमारी इज्जत हो। बस मैं एक इल्तिजा कर रहा हूँ, इस निकाह के लिए हम ही भर लो। मुझे पूरा यकीन है कि अजलान आपके हक में बेहतर साबित होगा। साइम ने उसे गले लगाते हुए बोला। लेकिन वो मेरे से बड़े हैं। महरम अपने आंसू साफ करते मासूमियत से गोया हुई, जैसे उसे टालना चाहा हो।
जबकि इतने मुश्किल वक्त में महरम की बात सुनकर सायम के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो क्या हुआ? और मेरे ख्याल में शौहर को तो मैच्योर ही होना चाहिए, सायम उसे समझाता हुआ बोला। सायम की बात पर महरम अपना सर झुका गई, गोया उस चीज की हामी भरी हो। सायम बेख्तियार खुशी से अपने साथ लगा गया, जबकि उसके कंधे पर लगने पर महरम एक बार फिर से सक पड़ी। वो समझ रहा था कि उसके लिए ये कितना मुश्किल है, लेकिन अजलान का रिश्ता कोई गलत बात नहीं थी। उसे तो बहुत खुशी हो रही थी कि अजलान जैसा इंसान महरम की किस्मत में है। बेशक अल्लाह जो सोचता है अच्छा सोचता है। थोड़ी देर में जहाँ सोगवार माहौल छाया हुआ था, वहाँ सबकी मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी। सब लड़कियां दोबारा महरम के कमरे में मौजूद थी। चलो महरम, तुम्हारा मेकअप सेट करे, रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। आप अब मेरी भाभी बनकर रही हो, आप तो ऐसे ही तो नहीं ले जाऊंगी ना, बाहर मेरे भाई डर ही ना जाए। परिशा उसे बेड से उठाते हुए शरारत से बोली। महरम तो वैसे भी उसे बहुत अजीज थी, लेकिन अब तो जो रिश्ता उसके भाई से जुड़ने जा रहा था वो इसे दिल व जान से वो खुश थी। इस दौरान महरम खामोशी तमाशाई बनी हुई थी। वो नहीं जानती थी जो हो रहा है वो ठीक है या नहीं, लेकिन उसने आज फिर अपने घर वालों का मान रख लिया था। आप ही मैं एक बात सच्ची मैं बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ अजलान भाई के लिए। आप देखिएगा वो आपके लिए कितने अच्छे साबित होंगे। अजरा सरशारी से यकीन से बोली। बिल्कुल, और इनकी जोड़ी भी बहुत कमाल लगेगी। हिजाब और आयत कोर्स में बोली। ये कहना बेहतर होगा ये सब फायक से ज्यादा अजलान से रिश्ता हो जाने पर खुश थी। इस दौरान तहरीम बेगम और जबान साहब भी कमरे में आए। माफ कर देना अपने बाबा को, शायद वो आपके लिए अच्छा फैसला नहीं कर पाए थे। जमान साहब महरम को आगे हाथ जोड़ते हुए बोले तो महरम तड़प ही तो गई। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें आपकी क्या गलती है? ये मेरे नसीब में था जो मेरे साथ हुआ, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। महरम इनके हाथ पकड़ते हुए बोली तो उन्होंने बेसाख्ता से गले लगा लिया। तहरीम बेगम ने भी आंखों में आई नमी को साफ किया और उसके सर पर चुनरी पहनाई। जमान साहब कमरे से बाहर निकल गई। परिशे भी अपने भाई की तरफ से ये निकाह में शामिल होने बाहर चली गई। इतनी देर में मौलवी साहब भी कमरे में निकाह पढ़ने आ गए। वो निकाह के कलामात पढ़ने में मसरूफ थे, जबकि महरम का दिल सूखे पत्ते के मानी लर्ज रहा था। महरम खान वलीद जमान खान, क्या आपको अजलान शाह वलीद एहतशाम शाह अपने निकाह में कबूल है? महरम हुनूस खामोश बैठी थी कि उसी वक्त किसी का अपने साथ बैठने का गुमान हुआ तो वहाँ मिसेस शाह थी जो इसे को तसल्ली दे रही थी। कबूल है। महरम के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। 3 बार कलामत पढ़ने के बाद, निकाह नामे पर दस्तखत लेने के बाद मौलवी साहब बाहर की तरफ चल दिए, जबकि तहरीम बेगम ने बेसाख्ता से गले लगाया और सायम ने सर पर हाथ रख कर प्यार किया। उसके बाद वो दोनों बाहर की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ मौलवी साहब अजलान की तरफ मुतवज्जा हुए, जिसके सपाट अंदाज को देखते हुए अंदाज़ा लगाना मुश्किल था क्या आया वो इस रिश्ते से खुश है या नहीं। लेकिन कोई उससे पूछता कि आज मंजिल पाना किसे कहते हैं, ज़िंदगी में बाहर आना किसे कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा खुश होकर सबको शक नहीं करवा सकता था। इसीलिए मौलवी साहब के पूछने पर अपने मखसूस अंदाज में कबूल है कहकर निकाह नामे पर दस्तखत किया। दुआ के बाद हर तरफ मुबारकबाद का शोर हो गया। अफान तो पहली फुर्सत में छुप कर महरम के कमरे की तरफ चल दिया। दरवाज़ा नॉक करते ही जो चेहरा देखने को मिला उसे अपनी बत्तीसी की नुमाइश करते अंदर कमरे में आ गया। कैसी है भाभी जी? अफान अपने मखसूस अंदाज में बोला, जबकि उसे यहाँ देखकर महरम का दिमाग में फाइक की बातें गूंजने लगी। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे होने लगी। क्या हुआ महरम, सब ठीक है ना? अफान ने परेशानी से उसे देखकर पूछा, जबकि अजरा आयत और हिजाब भी उसे हैरानी से देख रहे थे। नहीं, तुम यहाँ से जाओ, वरना फिर कोई आकर मेरा किरदार पामाल कर जाएगा। मेरे में अब इतनी सकत नहीं है कि मैं किसी की बातें सुन सकूं, खुदारा मुझे माफ़ कर देना। महरम के चेहरे पर खौफ के अंसर और साफ नुमाया थे, लेकिन अभी इसकी बातें सुनकर बाहर जाना मतलब है बेवकूफ़ी करना था। इस तरह उसके दिल में बदगुमानी और फैलती। महरम, हम कोई 1 हफ्ते या महीने से तो एक दूसरे को नहीं जानते, हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। किसी ने कोई एतराज़ किया भी कभी? यहाँ तक कि हमारी फैमिली ने भी नहीं किया। अफान ने उसे पूछा। हाँ मैडम, देखो तुम मेरी जितनी हो, लोग बातें बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाई, क्योंकि वो जानते थे कि तुम हमारी बहन हो और बहनों के साथ ऐसी बातें नहीं जोड़ी जाती। ऐसी हरकतें वही करते हैं जिनकी जहनत खराब हो। कसूर तुम्हारा नहीं है, उसका है जिसने इल्ज़ाम लगाया, इसलिए मजबूत बनो। इसी दौरान आयान भी कमरे में आया और इसे समझाना ज़रूरी समझा, जबकि इसकी बात पर महरम ने सर हिलाया जैसे वो बात समझ गई हो। हाँ छोड़ो, अब तो तुम मेरी भाभी बन गई हो, बस इस जल्ला से बचकर रहना। अगर कभी भी कुछ कहे ना तो तुम्हारा भाई हाजिर है। अफान मसनूई सीना फुलाकर बोला, जाओ जाओ, खुद तो आए दिन जलील होते रहते हो, आए बड़े मेरी बहन को बचाने वाले। अजरा तो गोया मौका मिल गया था उसे जलील करने का। अफान ने शाकी नज़रों से उसे देखा, जबकि उसकी बात पर सबके कह उबल पड़े और महरम भी मध्यम सा मुस्कुरा दी। महरम को मुस्कुराते देखकर दरवाजे पर असातिज़ा सायम ने सुकून की सांस खारिज की।
एक नज़र इनके हंसते मुस्कुराते चेहरों पर डालकर बाहर अजलान के पास चल दिया। कुछ देर में सब हंसती मुस्कुराती लड़कियों के संग महरम को बाहर लाया गया। महरम ने बहुत ही इनकार किया, लेकिन अजरा का कहना था निकाह तो हो गया है, अब किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी। तो महरम इसकी बात पर खामोश हो गई। अजलान जो स्टेज पर बैठे साइम से मऊ गुफ्तगू था, सामने से आती महरम को देखकर वहीं साकित हो गया और अपनी मंजिल को कदम ब कदम अपनी जानी बाता देख महसूस कर रहा था। कैसे उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था और अल्लाह ने उसे रुसवा होने से बचा लिया। उतनी देर में महरम करीब आ चुकी थी और सब यंग पार्टी के कहने पर अजलान ने अपना भारी हाथ महरम के आगे फैलाया तो महरम ने डरते झिझकते अपना नाजुक हाथ उसके हाथ में थमा दिया। उसके नाजुक हाथ की कपकपाहट अजलान ने साफ महसूस की थी और इसका हाथ और ज़्यादा मजबूती से थाम कर कभी ना छोड़ने के लिए इन दोनों के साथ बैठने के बाद सब ने बारी बारी आकर मुंह मीठा करवाया। मैं नहीं जानती मेरे अल्लाह आपने ये शख्स मेरे नसीब में क्यों लिखा, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर इसे लिखा है तो इसे मेरे लिए सायादार दरख्त और ठंडी छाँव बनाना, जिसके साए में मुझे कोई डर खौफ ना हो। महरम अपने हाथ मसलते हुए अल्लाह से दिल ही दिल में गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थी। क्या सोचा जा रहा है? उसको अपनी ही सोचों में गुम देखकर माज शरारत से उसके कान के करीब होते बोला, आप यहाँ? मेरा मतलब है नहीं, कुछ नहीं सोच रही, मैं पानी पीने आई थी। पहले घबराते हुए बोलते फिर नॉर्मल अंदाज में परीशा ने कहा और साथ ही अपने आने की वजह बताई। मुझे तो लगा था कोई मुझे याद कर रहा होगा, पर खैर क्या कर सकते हैं अब, माज ने पूरी फिल्मी स्टाइल से कहते दुहाई दी, जबकि इसका यह अंदाज देखकर परीशा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। क्यों आए हैं आप? कोई काम था आपको? परीशा ने उसकी बात सिरे से नज़रअंदाज करते कहा मुझे कोई काम होगा। हाँ, एक बात सोच रहा था। माज फिर शरारत पर आमदा हुआ। परीशा खुद खामोश देखकर खुद ही दोबारा बोला, मैं सोच रहा था सारी तैयारी तो हुई है, मौलवी साहब भी है, एक निकाह हो चुका है, दूसरा हम भी करवा लेते हैं। साथ ही इसके दो फायदे हैं, एक तो खर्चा बचेगा, दूसरा हमें अपनी शादी के इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए माज ने अपनी बात मुकम्मल की, जो पहले तो परीशा हैरानी से सुन रही थी, फिर बाद में आंखें छुटी करके माज को घूरने लगी। इतने कंजूस है आप, मुझे नहीं पता था, अपना खर्चा बचाने के लिए इतनी जल्दी कर रहे हैं। माज को घूरते हुए परीशा ने जवाब दिया, अरे अरे मैं कहाँ कंजूस हूँ, वो तो मैं। क्या हो रहा है यहाँ? माज का जुमला पूरे होने से पहले अफान ने अपना सवाल किया, तू कहाँ से आ गया? हमेशा गलत टाइम पर ही आना। माज ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, जिस पर अफान का ना रुकने वाला कहका गूंज उठा, जबकि परीशा भी मुस्कुराहट दबा गई। मैं वहाँ से आ रहा हूँ। अफान हंसते हुए स्टेज की तरफ इशारा करते हुए बोला, जहाँ अभी वो महरम के पास से होने के बाद अजलान को मुबारकबाद देकर आ रहा था। तू वापस चला जाना, किसने बुलाया है तुझे? माज ने मसनूई घूरते हुए कहा, मुझे किसी ने नहीं, अलबत्ता तुम दोनों को वहाँ बुलाया जा रहा है, चलो। इन दोनों को देखते इसने आगे को इशारा किया, जहाँ सब ही थे सिर्फ माज और परीशा के अलावा। अच्छा, आप दोनों बाद में अपना कंटिन्यू करना, अभी चलें। परीशा ने अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से कहा और इन दोनों को लेकर आगे चल दी। अजरा महरम को कमरे में छोड़कर बाहर निकल रही थी कि अफान के बुलाने पर आंखें छोटी किए उसकी तरफ मतवज्जा हुई। क्या मसला है आपके साथ? मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हैं? अजरा जल भुन कर बोली, एक तो वो जितना उसे भागने की कोशिश करती वो उतना ही चिपक जाता था। ये तुम्हारे तेवर किस खुशी में बदल गए हैं? अफान लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रख कर बोला, शायद आपको याद हो तो हमारे दरमियान एक मायदा हुआ था कि जैसे ही शादी कैंसिल हमारी सो कॉल्ड दोस्ती भी ख़त्म, नाउ इट्स ओवर। अजरा कंधे उचका कर आराम से बोली, जबकि इसकी बात पर अफान सदमे से गंग होकर उसे देख रहा था। लोगों, ये देखो, ये होते हैं नाशुक्रे लोग, काम खत्म होता नहीं और मुंह छुपाकर भाग निकलते हैं। अफान नादीदा लोगों को मुतवजा करते हुए नाकाम एक्टिंग करते हुए बोला, जबकि इसकी बात पर अजरा आंखें घुमाई, लेकिन मैं तो सबको मुंह दिखाकर चल रही हूँ, ये देखो नकाब भी नहीं है, क्या हुआ? अजरा आंखें टपटपाते हुए मासूमियत से बोली, अफान तो दांत पीस कर रह गया। सब कुछ छोड़ो, मैं तुमसे एक काम की बात करने आया था, क्यों ना हम भाई और महरम की मुलाकात करवा दे, कैसा रहेगा? अफान पर जोश होकर उसे अपना ख्याल बताते हुए बोला, लेकिन आप ही नहीं मानेगी, वो इस सब के लिए तैयार जो नहीं थी। अजरा परेशानी से बोली, ओहो, तो इन्हें बता कौन रहा है? सब कुछ हम दोनों करेंगे ना। अजलान भाई का इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इन्हें अपने साथ का यकीन दिला सके, और अब तो महरम रिश्ता भी है, किसी को कोई मसला भी नहीं होगा। अब की बार अफान ने संजीदगी से कहा, बात तो ठीक है, चलो ठीक है, बाहर जाकर बात करते हैं, और आखिरी बार बता रही हूँ, इसके बाद सब खत्म। अजरा उंगली उठाकर तनबिया करने वाले अंदाज में बोली। उसकी हरकत पर अफान ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कड़वा बादाम मुंह में डाल लिया हो। हाँ तो जाओ, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुमसे दोस्ती करने के लिए? इससे पहले कि अजरा कुछ बोलती, मास की आवाज़ पर दोनों हड़बड़ा गए। क्या हुआ? किसकी दोस्ती की बात हो रही है? मास मशकूक नज़रों से दोनों को देखते हुए बोला। अजरा के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ तो फ़ौरन इस पर अमल करने का सोचा। मास भाई, ये कब से पीछे पड़े हैं कि मुझसे दोस्ती कर लो, आप बताएं मैं क्या करूँ?
अजरा उंगली में दुपट्टा दबाए मुंह नीचे करके हंसी दबा कर बोली। उसकी चालाकी पर अफान का मुंह खुला का खुला रह गया। माज भी माथे पर बल डाले उसकी सिमत मतवज्जा था। झूठी फ्रॉडन है ये लड़की, इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे पर बिना किसी तस्दीक के की। अफान दुआया देता हुआ उसे आंख दिखाता वहां से गायब हो गया। तो माज इनकी शरारत समझकर अजरा को मसनवी आंखें दिखा कर रह गया। तो अजरा खिलखिला कर हंस दी। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। माज उसके सिर पर चिपत लगाते हुए बोला और उसे बाहर आने की तलकीन करते हुए चला गया। तो अजरा भी महरम को अजलान से मिलवाने का सोचते हुए बाहर की तरफ चल दी। कुछ मेहमान तो जमान साहब से माजरत करके वहां से जा चुके थे। अजलान भाई, मैं आपको आप ही से मिले बगैर तो नहीं जाने दूंगी। अजरा ने उसे छेड़ा था, जबकि उसकी बात पर अफान ने तो उसे शाबाशी दी और साइम नासमझी से उसे दिख रहा था। अजलान ने मशकूक नज़रों से अफान को देखा, जिसने उसके देखने पर पहले तो दांत नकू से फिर नासमझी से कंधे उचका दिए। अजलान उसकी नफ़ी में गर्दन हिला कर रह गया। लेकिन अजलान, इससे पहले साइम कुछ बोलता, अजलान की आवाज़ कानों में पड़ते ही वो उसे देखते रह गया। अगर आपकी यही जिद है तो मेरी क्या मजाल। जवाबन अजलान भी शरारत से बोला। इसको इस तरह बात करते देख सबको हैरत का झटका लगा। यहाँ सारी यंग पार्टी थी, जबकि सारे बड़े लाउंज में अपनी बातों में मसरूफ थे। तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगा। साइम अजलान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। भाई, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। आयत ने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा, तो वो जवाबन मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया। ले, ये क्या हुआ? हमने सुनना था, क्या बात करते हैं? हिजाब मुंह बसोर कर बोली। उसकी बात पर सबका कहका बेसाख्ता था। मोहतरमा, वो एक शादीशुदा कपल है, तो तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि अगले की प्राइवेसी में झांकती फिरो? लोठा ली लोठा हो गई हो, लेकिन अकल घुटनों में ही रह गई है। अयान जो शुरू हुआ तो फिर चुप ही ना हो रहा था। अपनी इतनी बेइज्जती पर हिजाब दांत पीसती रह गई। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की के बारे में ऐसा कहते हुए? हिजाब जवाबन तिलमिला कर बोली। मैं किसी लड़की को तो नहीं कह रहा, मैं तो हिजाब को कह रहा हूँ। अयान मायूसूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर बोला, जबकि बाकी इन सब की बातों से लुफ्त अंदोज हो रहे थे। तुम मुझसे बच जाओ अब। हिजाब अपना जूता उतार कर नंगे पाँव उसके पीछे भागते हुए बोली। तो अयान खिलखिला कर हंस दिया। इन सबको हंसता देखकर जमान साहब ने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने इस घर की खुशियां दोबारा लौटा दी थी। तहरीम बेगम भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। कमरे में मेहंदी, गजरों और परफ्यूम की वही मातर खुशबू फैली हुई थी, जो थोड़ी देर पहले असलान शाह को इसके वजूद से आ रही थी। इसे गहरा सांस लेकर इस खुशबू को अपने अंदर उतारा था। फितरी तौर इसमें जज्बात बेदार हो रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि अब इस वजूद पर सिर्फ इसी का हक है। अजरा, प्लीज़ मेरी मदद करो ये उतारने में। कब से लॉक खोल रही हूँ, नहीं खुल रहा। महरम दराज में से कुछ निकालते हुए झुंझलाई आवाज़ में बोली। और तुम्हें पता है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। फिर से ये जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जिसके साथ मुझे ज़बरदस्ती बांध दिया है, उसकी राय भी जाननी थी या नहीं। वो अपने आप में मगन अजरा से बातें कर रही थी, लेकिन मुसलसल होती खामोशी पर उसने सर उठाया था। लेकिन जैसे ही चेहरा उठाया, आईने में नजर आने वाले अक्स पर नजर पड़ते ही हड़बड़ा कर उठी थी। खड़े होने से गोद में रखा ज्वेलरी बॉक्स ज़मीन बोस हुआ था और सामने ही खड़ा है इसके सुंदर और मनमोहनी रूप को आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था। रेड डीप कलर का लहंगा पहने, माथे पर झूमर सजाए और गले में खूबसूरत सा हार पहने वो इसके नाम का 16 सिंगार किए उसके दिल की धड़कन बढ़ा गई थी, जबकि महरम की आंखों में अब खौफ का आंसर साफ नुमाया था। आप? इसकी चूड़ियों की आवाज़ ने भी जल्द तरंग बजाई थी, जैसे वो भी इस मिलाप में खुश हो। लेकिन इसे इस तरह हकलाता देखकर अजलान पल भर में संजीदा हुआ था और इसकी सिमत मतवज्जा हुआ, जो मुसलसल काँप रही थी। महरम, क्या हुआ? रिलैक्स रहे, अजलान कहते साथ ही 2 कदम आगे बढ़ाए थे। नहीं, वो लोग फिर बातें करेंगे, वो नहीं छोड़ते किसी को भी। इसने अपनी सिसकी रोकी थी। वो जान चुका था कि इस वाक़े का इसके दिल दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है, जिस पे वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अपने प्यार से मरहम लगाएगा ताकि सारे ज़ख्म धुल जाएं। महरम, कोई कुछ नहीं कहेगा, इधर देखें, मेरी बात सुने। अजलान ने उसे मुसलसल कांपता देखकर दोनों बाजों से पकड़ा था, जो अब अपना जब्त होती हुई उसके सीने से लगी थी। हिचकियों से रो रही थी। इसको रोता देख अजलान का शिद्दत से फायक का काम तमाम करने का दिल चाहा था, क्योंकि इसकी वजह से वो इस हाल में पहुंची थी। वो मुसलसल इसके बालों को सहला रहा था। नामहसूस अंदाज में अजलान ने इसके बालों से ढके सर पर हौले से लब मिस किए। इसके कसरती जिस्म के आगे वो नाजुक सी लड़की बिल्कुल छुप सी गई थी। कुछ कद का फ़र्क था तो वो बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। वो जानता था कि अभी महरम होश में नहीं है, वरना वो ऐसी बेइख्तियारी कभी ना दिखाती। लेकिन जैसे ही महरम को इसकी कुर्बत का एहसास हुआ तो उसने सुर्ख चेहरे के साथ झटके से पीछे हुई। अलबत्ता अपनी इस हरकत पर जी भर कर हैरान हुई कि कैसे उसने एक अनजान के सामने अपना जब्त खो दिया।
लेकिन वो अनजान कब था, वो तो इसका महरम था। क्या महरम रिश्ते में इतनी ताकत होती है? मैं सोच रहा था कि आपको अपने साथ ही ले चलता हूँ। सारी रात मेरे सीने से लगे अपने सारे दुख दर्द मुझे सुना दीजिएगा। उफ तक नहीं करूँगा। वो दिलकशी से कहता 2 कदम आगे बढ़ा था। नहीं प्लीज़। वो अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसकी बात पर महरम की जान हवा हुई थी। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी। उसकी पलकें मसलसल लुझर रही थी। इसी फसूख खेज मंजर में अजलान शाह को अपना दिल हाथ से निकलता महसूस हुआ था। महरम, धीमा आज जरदा लहजा। जी, जवाबन हया से लबरेज लहजा, जबकि नज़रें मुसलसल अपने पाँव पर टिकी थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान आज तक इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और मेरी बात अपने इस दिमाग में बिठा ले कि मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। आपको आपके पास अपनी अमानत के तौर पर छोड़ कर जा रहा हूँ, क्योंकि इस वजूद पर अब आपसे ज़्यादा मेरा हक है और इसमें कोताही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाकी बातें अब तब होगी जब आप पूरी तरह से मेरी दस्तरस में आ जाएगी। वो इसके इतना करीब था कि चमकती हुई नोज़पिन ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मजबूर करवाई। पहली बार जब दिल ने ख्वाहिश की थी, इस वक्त अजलान कोई हक नहीं रखता था, लेकिन आज वो हक रखता था। दिल की ख्वाहिश पर अमल करते हुए झुका और नाक की नोक लोंग को हौले से छुआ। इसने उसकी हालत की परवाह किए बगैर इसके माथे पर अपना शिद्दत से लम्स छोड़ा। अल्लाह हाफिज़। एक नज़र इसको जी भर कर देखने के बाद वो ज़ेरे लब बोलता पलटा था। एक फसूख के इस मंजर, दूसरा रिश्ते का इस्तेहाक, इस सब सोचों को झटकते हुए वहाँ से निकलता चला गया। पीछे वो जी जान से काँपी थी। वो अभी तक सदमे से कंग खड़ी थी कि वो क्या कहकर गए थे। खुशकिस्मत लफ्ज़ की बारगिश उसके दिमाग में मुसलसल हो रही थी। वो गिरने के अंदाज में बेड पर बैठी और अपने हवास ठिकाने लगाने बैठी। माथे पर उसके लम्स का एहसास अभी भी हो रहा था। उसे हौले से छुआ और नम आंखों से मुस्कुरा दी। तो क्या उसने अपने लफ्ज़ों में मसाही रख दी थी? अजलान महरम से मिलकर रूम से बाहर आया तो सामने ही अफान और अयान दांतों की नुमाइश करते उसकी तरफ आ रहे थे। अजलान ने नासमझी से उनकी तरफ देखा तो दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हुए अजलान से मुखातिब हुए। भाई, थोड़ी टिप्स हमें भी दे दे, काम आएगी। वो दोनों शरारत से बोले तो अजलान मुस्कुराहट छुपाते उन्हें मसनूई घूरी से नवाजा और आगे बढ़ने लगा कि अफान ने एक बाजू पकड़ते उसके साथ ही कदम बढ़ाए। क्या भाई, शादी हो गई तो आपने तो पार्टी ही चेंज कर ली, पहले हमें टिप्स देते फिर जाइएगा। अफान ने तो जैसे एक्टिंग करने में पीएचडी कर रखी थी। तुम लोगों से ज़्यादा टिप्स की ज़रूरत साइम को है। सामने से आते साइम को देखते अजलान मुस्कुराता हुआ बोला, फिर क्या ख्याल है साइम भाई, कर ले शादी, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। अब क्या अयान साइम के बराबर आकर बोला, अरे पहले कोई नाजुक हसीना तो मिले हमें जो दिल को चुरा ले और फिर कर लेंगे शादी। साइम ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। माज, अजरा और आयत जो इन्हें लॉन्च में आता देख रहे थे, इनकी आधी बात सुनते समझने की कोशिश करने लगे, जबकि आयत हमेशा की तरह बिना सोचे समझे शुरू हो चुकी थी। अरे वाह साइम भाई, आप शादी कर रहे हैं? कौन है वो बदनसीब? हमेशा की तरह कुछ बोलने के बाद साइम को खुद को गुस्सा घुरता देख समझ आया कि गलत बोल चुकी है तो दांतों तले लब दबा दिया और आंखें मीच गई, जबकि बाकी सब इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिए। मेरा मतलब खुश नसीब कौन है वो साइम भाई, बताए ना। साइम का कोई रद्द अमल ना आते देख, खुद को डांट से बचता देख दोबारा अपनी टोन में वापस आते तस्दीक करते पूछा, वो जो कोई भी है, तुम्हें जानने का इतना तहज्जुस क्यों हो रहा है? साइम ने आंखें छोटी करते पूछा। उफ ओ साइम भाई, आपकी शादी पर सबसे ज़्यादा डांस तो मैंने करना है। आयत मासूम मुंह बनाकर बोली तो इसके जवाब पर सबकी आंखें खुली रह गई, जबकि साइम ने दांत पीसते उसे ज़बरदस्त घुरी से नवाजा। उसकी शक्ल देखते आयत ने मिसनी सी शक्ल बनाते एक हाथ कान तक ले जाते इशारे में सॉरी कहते वहां से भागना ज़रूरी समझा। उफ, ये लड़की मेरे सर पर चढ़ कर नाचती है। उसे इस तरह जाता देख साइम ने सरगोशी में जलते भुनते कहा, जिसे अजलान ने बखूबी सुनते अपनी मुस्कुराहट दबाई और साइम की तरफ होते कहा, बहुत जल्द हवासों पर भी सवार होगी। अजलान की बात सोचकर ही साइम ने झरझरी ली और इसे आंखें दिखाता हुआ वहां से वॉकआउट कर गया और सोफे पर बैठकर सब बड़ों की तरफ मतवज्जा हुआ जिनके दरमियान रुखसती का गुफ्तगू हो रही थी। मॉम, ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीना काफ़ी है, और अगर यूनी की बात है तो वो महरम शादी के बाद भी कर सकती हैं। मुझे यकीन है भाई को इस चीज़ से कोई इख्तलाफ नहीं होगा। परीशी की बात सुनकर एहतशाम से अजलान की जानिब देखा, जैसे उसकी राय जानना चाह रहे हूँ, तो अजलान ने उन्हें देखकर कंधे उचका दिए। चले फिर, ये बहुत ही मुनासिब काम हो गया। 1 महीने बाद हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएंगे, अभी वो आपके पास हमारी अमानत है। मिसेस शाह ने खुश होते हुए कहा, इनकी तो वैसे भी दिली मुराद बनाई थी। जी जी भाभी, जैसा आप कहें। तरीम बेगम ने भी जवाबन रजामंदी दिखाई। इसी दौरान मास की नज़र परीशे पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। उसके देखने पर मास ने उसे आंख मारी। परीशे की उसकी हरकत पर मुंह खुले का खुला रह गया।
बेटा जी, इतनी ज़्यादा अवाम में आपको इस किस्म की हरकत ज़ेब नहीं देती। मजबूरन हमें आपके बारे में भी कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। मुराद साहब मास की हरकत का मुलाहजा करने के बाद सरगोशी में बोले, तो हम भी इसी चीज़ की राहत तक रहे हैं डैड कि हम पे ये किसी की खास नज़र करम हो। पहले तो वो गड़बड़ाया, लेकिन फिर ढीठों की तरह मुस्कुरा कर बोला। इनकी गुफ्तगू करने के अंदाज से परिशे पर यह तो वाज़ेह हो गया था कि वो देख चुके हैं, इसीलिए हड़बड़ी में वहाँ से उठी। क्या हुआ है तुम्हें? अजरा उसकी जल्दबाजी पर चोट करते हुए बोली। वो मैं महरम के पास जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? परिशे उसे कहते हुए आगे की तरफ चल दी, लेकिन मांस को ज़बरदस्त घुरी से नवाजना ना भूली। उसकी हरकत पर मांस के साथ साथ मुराद साहब ने भी मुस्कुराहट जब्त की। ऐसी फंसी हुई हंसी, किसे देख कर हंस रहा है? एन उसी वक्त अफान ने गलत वक्त पर एंट्री दी। तुमसे मतलब बस हर वक्त बंदरों की तरह उछलते रहा करो यहाँ वहाँ। मांस झल भून कर बोला। वो इसकी हमेशा गलत वक्त पर आने वाली आदत से बहुत तंग था। आपके सारे मतलब मेरे से ही है। अफान होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला। अफान? इसी वक्त अजलान की तनबी आवाज़ पर वो गड़बड़ा कर सीधा हुआ, तो मांस ने मुस्कुराहट जब्त की। अफान शिकायती नज़रों से अजलान को देखना ना भूला। हेलो भाभी जी। परिशे की आवाज़ पर महरम भी अभी तक बैठी अजलान के बारे में सोच रही थी कि हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ, डर गई क्या? परिशे ने अचंभे से पूछा। नहीं, वो तो बस ऐसे ही। महरम अजरा और आयत को भी कमरे में साथ आता देख मुंह पर हाथ फेरती मुश्किल से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब तबीयत कैसी है आपकी? अजरा जो इसको कमरे में छोड़ने के बाद सर दर्द की दवा देख कर गई थी, उसकी तबीयत का पूछते हुए बोली, ठीक हूँ, तुम लोग बैठो ना, खड़े क्यों हो? महरम माथे से झूमर उतारते हुए बोली, अच्छा इधर तो बैठे ज़रा हमारे पास। आयत उसे खींचते हुए सोफे तक लाई और सबके दरमियान में बिठा दिया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो तुम सब? महरम इन तीनों को अपनी शक्ल का मुआयना करते देखकर बोली। आप ही आजलान भाई आए थे ना कमरे में? अजरा ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। हाँ तो। महरम इनको कहते हुए उठने लगी कि परिशे ने फिर से पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। हौसला करो लड़की, बैठो और बताओ क्या बात हुई आप दोनों में? अब के परिशे हकमी अंदाज में बोली और साथ ही मुद्दे पर आई। जबकि परिशे के सवाल कर सुनकर ये महरम के चेहरे पर गुलाल बिखर गया, तो वो तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। आप ही सिर्फ 10 मिनट ऐसा क्या हो गया जो आप सुर्ख हो रही हैं? आयत हैरान होने की आए नाकाम एक्टिंग करते बोली। मुझे नहीं पता, तुम सबको शर्म नहीं आती मेरे से ऐसे सवाल करते हुए? महरम अब की बात चिढ़ कर बोली, जबकि इन तीनों ने मुस्कुराहट दबाई जैसे उसकी हालत से लुत्फ उठा रही हो। इन तीनों को मुस्कुराते देख महरम रूहान सी हो चुकी थी। अच्छा सॉरी, अब नहीं करते कुछ। परिशे इसको रूहान सा होता देख तसल्ली देते हुए बोली। इसी दौरान कमरे में मिसेस शाह दाखिल हुई और प्यार से उसे अपने साथ लगाया। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने प्यार से पूछा। मैं ठीक आंटी, महरम मुस्कुराते हुए बोली। उसे मुस्कुराता देख सब ने सुख की सांस ली। अच्छा ये खानदानी कंगन तुम्हारे हुए? यह हमारे खानदान में सास अपनी बहू को देती है। वो अपने बाजू से कंगन उतार कर उसे पहनाते हुए बोली, बहुत प्यारे हैं। महरम तारीफ करते हुए बोली, इसको वाकई में वो कंगन बहुत पसंद आए थे। चलो अब हम निकलते हैं, अब हम 1 महीने बाद ही आएंगे आपको हमेशा के लिए लेने के लिए। वो उसको प्यार करते हुए कमरे से चल दी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो परिशे ने भी बेसाख्ता इसके गले लग कर उसका गाल चूम लिया। महरम ने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया इतने मखलिस रिश्तों के मिल जाने पर। बेशक अल्लाह पाक आपके हक में कुछ बुरा कर ही नहीं सकता और बेहतरीन से नवाजता है। बस इंतज़ार होता है तो फ़कत सही वक्त का। वो कौन कहता है और चीज़ें हो जाती हैं, गुमान से आगे, बयान से आगे। वो अभी तक सख्ती की कैफियत में था। उसे अपने जज्बात बयान नहीं हो रहे थे। उसे तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी अभी वो शुक्राने की नफिल पढ़कर हटा था। अपने अल्लाह का शुक्र भी तो अदा करना था। बेड पर लेटा वो अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और नाकाबिले बयान लम्हात को सोच रहा था कि कैसे थोड़ी सी देर में वो इसकी बना दी गई थी, बिना किसी तर्द के। लेकिन उसका रोना उसे बेचैन कर गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जिसकी वजह से उसकी आंख में आंसू आए हैं इसको पाताल से निकाल कर भी गर्क कर दे। वो पल भर में सीधा हुआ था। उसी लम्हे उसके दिमाग में जाजिम की कही हुई बात गूंजी, जिसे वो थोड़े वक्त पहले ही आज का सारा वाक़या बयान कर चुका था। मेरी बात सुन, किसी लड़की के लिए भी जिसके किरदार पर बात की गई हो आसान नहीं होता भूलना। जो ज़ख्म इनके दिल पर लगे हैं ना, वो तुझे ही मिटाने हैं, तुझे ही मरहम रखना है। अपनी मोहब्बत से इनको समझाना है कि जो बातें गुजर जाएं इनको भूल जाना चाहिए। वो कोई मायने नहीं रखती हमारे लिए। वो हमें दर्द के अलावा और कुछ फराम नहीं करती। थोड़ा बहुत तो वो अपनी बातों से वो महरम को समझा आया था, लेकिन पता नहीं कैसी होगी अब वो। ये सोच आती ही वो दोबारा से परेशान हो गया और अपना सर मसलते हुए बाहर टेरिस पर आ गया ताकि तरोताज़ा और ठंडी हवा से अपने दिमाग को सुकून दे। और बिलाखिर हमें यकीन करना ही पड़ता है कि जो चीज़ हमारे नसीब में हो हमसे कोई नहीं छीन सकता और
जो चीज़ हमारे नसीब में ना हो तो वो दो होठों के दरमियान से भी छीन ली जाती है। अगली सुबह बहुत ही रोशन थी। आज अज़रा हिजाब ने दोबारा से यूनी जाना था और महरम मुसलसल इन दोनों के जगाने की कोशिश में थी। अब अगर तुम दोनों ना उठी तो मैं पानी तुम दोनों के ऊपर फेंक देना है, फिर मेरे से कोई शिकायत ना कर लेना। महरम इन दोनों को तनबिया करने वाले अंदाज में बोली, जिसका नतीजा ये निकला कि वो दोनों मुंह बनाते उठकर बैठ गई। क्या आपी, आज तो बख्श देती, आपका तो लास्ट है, खुद तो जाना नहीं और हमें ज़बरदस्ती निकाल रही है। हिजाब रूहान सा मुंह बनाकर बोली, मैं कोई और बहाना ना सुनूं, फ़ौरन से पहले उठो और तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंचो। महरम इन दोनों को कहते हुए बाहर की तरफ चल दी, जबकि पीछे वो दोनों टाइम देखते फ्रेश होने वॉशरूम चल दी। जबकि महरम किचन में नाश्ते का देखने चल दी, जहां तहरीम बेगम पहले ही मौजूद थी। महरम इनको सलाम करते हुए चेयर पर बैठकर पानी पीने लगी। मम्मा बाबा कैसे हैं अब? और आप हटे, मैं करती हूँ। महरम इन्हें मुखातिब किया। हाँ ठीक है, बस आ रहे हैं, नीचे ही, तुम बैठो, बस हो गया। इतनी देर में जमान साहब भी नीचे आ गए तो महरम इनको सलाम करते हुए उनके साथ ही सोफे पर बैठ गई। आज आपने यूनी नहीं जाना? जमान साहब ने इसे इस्तफसार किया। नहीं बाबा, वैसे भी अब सिर्फ थीस वर्क ही है, तो 1 महीने तक का वक्त है हमारे पास। महरम ने उन्हें आगाह करना ज़रूरी समझा तो जमान साहब सर हिलाकर अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। साइम, अज़रा और हिजाब आगे पीछे नीचे उतरे तो वो सब नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। चले भाई, देर हो गई पहले ही। अज़रा जल्दी जल्दी खाते हुए बोली तो महरम ने उसे आंखें दिखाई। कब से तो उठा रही थी भाई, आप सुकून से खा लें, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। महरम ने साइम को शिकायत लगाई तो साइम उसे नॉर्मल देखकर मुस्कुरा दिया। साइम नाश्ता करके अज़रा और हिजाब को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा और जमान साहब भी उनके पीछे ही ऑफिस के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद तहरीम बेगम महरम की तरफ मतवज्जा हुई, जो किसी सोच में गुम थी। मेरी बेटी खुश है? तहरीम बेगम ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। पता नहीं मम्मा, खुशी क्या होती है, बस अब मुतमईन रहने की कोशिश कर रही हूँ और इन सोचों को झटकने की कोशिश कर रही हूँ जिससे मुझे अजियत पहुँचे। इसे संजीदगी से जवाब दिया और इनकी गोद में सर रख कर सोफे पर ही लेट गई। तहरीम बेगम ने उसके बालों में उंगलियां फेरना शुरू कर दी और इसका सर चूमते हुए इसको हमेशा खुश रहने की दुआ दी, जबकि महरम इनकी गोद में सुकून महसूस करके आंखें मूंद गई। अफान क्लास में बैठा मुसलसल ओंगने में मसरूफ था। कल रात को देर से आने की वजह से रात को सोया ही नहीं, देर से था और अब आजलान के कहने पर ज़बरदस्ती तो आ गया था, लेकिन नींद से बुरा हाल था। जबकि इसका दोस्त बार बार प्रोफेसर के इनकी तरफ मतवजा होने पर टहूका मार रहा था, लेकिन वो तो शायद मुर्दों से शर्त लगा कर सोया था। अफान, वो तकरीबन चिल्ला कर बोला। तो अफान आंखें मसलता हुआ होश में आया। क्या मसला हो गया है तुम्हारे साथ, क्यों चीख रहे हो? नुमान ने उसका चेहरा पकड़कर सर की तरफ घुमा दिया ताकि वो सुकून से देख ले कि उसे क्यों उठा रहा था, जबकि अफान की ज़बान जो फराटे भर रही थी इनको देखकर बिल्कुल सीधी हो गई। द ग्रेट अफान साहब, आप यहाँ आकर समझाना पसंद करेंगी जो मैंने पढ़ाया? प्रोफेसर उसे तंजिया नज़रों से देखते हुए बोले। जी जी सर, वाई नॉट, ये भी कोई पूछने वाली बात है। वो खड़ा होता हुआ अपने कपड़ों से नादीदा गिर्द साफ करते हुए गर्दन अकड़ा कर बोला और अपनी जगह से बोर्ड के पास जाकर खड़ा हो गया। ज़रा पहले अपना तारुफ तो करवाएं। प्रोफेसर सीने पर हाथ बांधते हुए सुकून से बोले तो अफान इनकी बात पर ऐसे मुस्कुराया जैसे किसी बच्चे की बात पर मुस्कुराया जाता है। अटेंशन एवरीवन, जी तो मुझसे मिलिए, मुस्तकिल के सबसे कामयाब, हुनर और तरक्की याफ्ता बिजनेसमैन जिसने एक दिन आसमान की बुलंदियों को छूना है। वो जैकेट की पॉकेट में हाथ डालता हुआ बोला। जी जी, और उन्होंने तो बादलों में घर भी बनाना है। सर इसकी बात पर दांत पीसते हुए बोले, क्योंकि उस लड़के से किसी अच्छे काम की उम्मीद नहीं थी। अरे सर, अभी थोड़ी बताना था, मैंने आपको बुक ज़रूर किया था घर बनाने के लिए, लेकिन सारा फालूदा कर दिया आपने। वो दांतों की नुमाइश करते हुए मसनूई परेशानी से बोला, जबकि इसकी बात पर सर ने तो इसे ज़बरदस्त घूरी से नवाजा, जबकि पूरी क्लास तालियों और सीटियों की आवाज़ से गूंज उठी। साइलेंस एवरीवन, वो डिस्क पर बुक मारते हुए बोला। और आप रहते नहीं बिजनेसमैन कहीं के, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाए, वरना असलान साहब को फ़ोन मिलाना तो मुझे आता है। वो इसकी तरफ एक तंजिया मुस्कुराहट उछालते हुए बोले, जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। नहीं, ये अच्छा नहीं करते आप लोग। असलान भाई का डरावा देखकर अल्लाह आपका इस चीज़ का अलग हिसाब लेगा। वो मुंह पर हाथ फेरता हुआ मसनूई आंखें साफ करता हुआ बोला, अपनी जगह पर जा बैठ गया, जबकि प्रोफेसर ने उसकी हरकत पर ऐसे आंखें घुमाई जैसे उसकी बात को हवा में उड़ाया हो। अफान इनकी हरकत पर दांत पीस कर रह गया। भाई अपनी शादी की खुशी में शॉपिंग ही करवा दे। शाम के वक्त तीनों बहन भाई लॉन में बैठे थे जब परीक्षा अजलान को मस्का लगाते हुए बोली। अजलान जो रिलैक्स सा सोफे पे बैठा था, काम करने में मसरूफ था, जरा सी गर्दन उठाकर उसे देखा। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कराऊंगा? अजलान मसनूई आंखें दिखाता बोला। भाई इसको दफा करे
और लड़की अपने शौहर का जाकर खर्चा कराना, हमें माफ़ करो। अफान उसे आंख दिखाता हुआ बोला, भाई भूले मत, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पहले जो आपकी मनोका है उससे मैं सारी बोल चाल बंद करा दूंगी। वो अफान की बात को नज़रअंदाज करते हुए अजलान से सोच समझ कर बोली, बोल चाल शुरू होगी तो बंद होगी ना। अजलान मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए बोला, मैं आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ, आप अफान के साथ चली जाना। अजलान ने उसे मशवरा दिया, जबकि इसकी बात पर परिशे का मुंह उतर गया और अजलान फौरन से पहले सीधा हुआ, ओके ओके चलेंगे कल पक्का। अजलान हार मानते हुए बोला तो परिशे जल्दी से उठकर उसके साथ आकर बैठ गई। अब परिशे थे और परिशे की शॉपिंग की बातें जिसे सुनने में अफान और अजलान दोनों मसरूफ़ थे। रात के वक्त सब खाने की टेबल पर मौजूद खाना खाते हुए हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। जब मामूल से हटकर आज अजरा कुछ खामोश दिख रही थी तो इसे अपनी प्लेट में मौजूद चावलों से खेलते हुए और किसी गहरी सोच में गर्क देखते साइम ने मुखातिब किया, अजरा बच्चे क्या हुआ, क्या सोच रही हो, खाना भी नहीं खा रही। साइम ने उसे पूछते खाने की जारी तवज्जो करवाई, भाई मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब कहीं घूमने चलें। देखे ना पहले कितना अरसा हुआ हम कहीं घूमने नहीं गए और ऐसे थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, क्या ख्याल है। अजरा पूरी बात बताए सबकी तरफ देखते उनसे जवाब मांगना चाहा तो हिजाब ने सब इसकी बात से इत्तफाक किया। अब उनकी तवज्जो साइम और महरम की तरफ थी। बोले ना भाई। हिजाब ने बेसब्री से पूछा, और आप लोगों की यूनी का क्या। अब तहरीम बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा, उफ मम्मा कुछ दिन की छुट्टियां ले लेंगे ना, वैसे तो रोज़ ही जाते हैं। अजरा मुंह बनाते हुए कहा तो इसके मुंह बिगाड़ने पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और तहरीम बेगम ने घूरा कि इन्हें इसकी बात बेबात पर मुंह बिगाड़ने की आदत बहुत बुरी लगती थी। अच्छा ना बताए भी आप लोग। अब कि अजरा ने दोबारा इनसे पूछा तो महरम ने मुस्कुरा कर इसकी बात से इत्तफाक किया, जबकि साइम की तरफ से कोई जवाब न पाकर अभी सबका रुख साइम की जानिब था। भाई मेरा भी अभी तो सोचें आप सब, मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, हम फिर कभी का प्लान बना लेते हैं। साइम संजीदगी से कहा, भाई बाद में जब जाएंगे तब भी तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी ना, आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेना प्लीज़। अजरा ने पहले अक्लमंदाना मशवरा देते बाद में मासूमियत से बात मुकम्मल की, लेकिन अभी मुमकिन नहीं है ना छुट्टी लेना, समझो आप लोग। साइम ने संजीदगी से कहते इनके तासरात देखे। अच्छा साइम अब तंग नहीं करो मेरी बेटियों को, ले लेना छुट्टी, कुछ दिन की बात है। अब जमान साहब ने इनकी अफसरदा शक्लें देखते साइम से कहा, अच्छा पापा ठीक है, मैं पहले देख लूँगा, अगर छुट्टियाँ मिल गई तो चलेंगे। साइम ने अब की आधी रजामंदी भरी तो दोनों इस पर खुश हो गई, क्योंकि पता था कि साइम ने कह दिया है तो बस अब वो लेकर ही जाएगा। याहू कितना मज़ा आएगा ना भाई, हम लोग गांव जाएंगे, हमने गांव कभी नहीं देखा, बहुत मज़ा आएगा। अजरा और हिजाब कोर्स में बोली तो वो लोग इनकी खुशी देखते रह गए। ठीक है जहां आप लोग बोलोगे वहीं चलेंगे। साइम ने मुस्कुराते कहा तो वो सब खुश हो गई। मैं बाकी सबको बताती हूँ, सब चलेंगे, मज़ा आएगा। मम्मा पापा आप लोग भी आज चलेंगे ना, अजरा खुशी से कहने लगी। फिर जमान साहब की तरफ रुक करते पूछा, नहीं बेटा आप सब जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे। तहरीम बेगम ने सहूलत से इनकार किया कि जमान साहब को भी ऑफिस के कुछ काम थे तो वो लोग नहीं जा सकते थे। ओहो आप लोग चलते ना, मज़ा आता। महरम ने उदास होते कहा तो वो उसे देख कर मुस्कुराए। नहीं बेटा ऑफिस का कुछ काम है और अभी आप सारी यंग पार्टी जाओ, हम बाद में फुल फैमिली ट्रिप प्लान करेंगे। और साइम वहाँ मेरी कज़न इब्राहिम का घर है तो आप वहाँ चले जाना, इनके यहाँ रह भी जाना और इन्हीं के साथ गाँव घूम लेना। जमान साहब के इनकार करते कहा और अपनी कज़न के मुतालिक बताया तो साइम ने समझने के अंदाज में सर हिलाया, पर बाबा हम सब इनके घर जाएंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। अजरा ने परेशानी से इफ्तिसार किया क्योंकि उसने आयत और परिशे को भी बताने का सोचा था। परेशानी वाली बात नहीं है, वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और कज़न भी हैं, वहाँ आपको भी कोई मसला नहीं होगा। जबकि इस तरह सब कहने पर महरम ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। ऐसे क्यों देख रही हो आप ही, मैंने आयत और परीशे को भी तो कहना है ना, सब जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अजरा और हिजाब तो चहक कर कह रही थी, इनकी बातों पर सब मुस्कुरा दिए, जबकि महरम को बस यही सोच परेशान कर रही थी कि सब होंगे, यानी अजलान भी, तो वो कैसे वहाँ जाएगी। उसे सोच कर ही परेशानी हो रही थी। इन्हीं बातों के दरमियान सब अपने कमरों की तरफ चल दिए और अजरा और महरम डाइनिंग साफ करके अपने कमरे की तरफ चल दी। अजरा क्या ज़रूरत है इनको ले जाने की, हम लोग जाते हैं ना बस। महरम कमरे में आते साथ ही अजरा से बोली, जबकि महरम के इस तरह बोलने पर अजरा और हिजाब दोनों ने उसे गर्दन घुमा कर हैरानगी से देखा। महरम इनके इस तरह देखने पर गड़बड़ा गई। आप ही जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही मज़ा आएगा, क्या हो गया है आपको। अजरा को अब असल बात की समझ ना आई थी, इसीलिए ताजुब से बोली, हाँ तो आयत और आयान काफ़ी है ना, इनके साथ भी मज़ा आएगा, बाकियों को क्यों परेशान करना। महरम ने अपनी तरफ से अक्लमंदाना मशवरा दिया, आप ही ऐसा ना करें यार, इतना मज़ा आएगा, खूब मज़ा करेंगे। हिजाब तो फूली नहीं समा रही थी।
लेकिन अज़रा के दिमाग में फ़ौरन कुछ क्लिक हुआ तो वो सोच कर मुस्कुराई। आपी वैसे कोई वजह तो होगी जो आप ऐसे इनकार कर रही हैं इन्हें ले जाने से? अज़रा मसनूई ताजुब से बोली, नहीं तो क्या वजह होनी है, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। महरम फ़ौरन मनमनाते हुए बोली, और वैसे भी जिस वजह से आप इनकार कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि वो आएंगे? मतलब इतना मसरूफ़ इंसान और हमारे साथ जाएगा? नामुमकिनात में से एक है, इसीलिए सुकून करें। अज़रा ने उसकी हालत देखते हुए उसे तसल्ली दी और कुछ सोचकर महरम ने भी सुकून का सांस लिया। सही तो कह रही थी अज़रा, इतना मसरूफ़ इंसान कैसे जा सकता है? महरम अपने आप को तसल्ली देते हुए बोली और सुकून से मुस्कुरा दी। तो अज़रा और हिजाब ने भी सुकून का सांस लिया कि महरम ने कुछ कहा नहीं। अब अज़रा के खुराफाती दिमाग में कुछ चल रहा था जिस पर इसने फौरी अमल करने का सोचा था और साथ ही परिशे को भी महसूस किया। नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से पहले चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।